जब वह लड़का एक खास सफेद ऑर्बी को छूता है जो किसी प्लेयर की रैंक और ओवरऑल पावर तय करता है, तो लगभग कुछ भी नहीं होता और बस थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। कलर जितना डार्क होता है, छूने वाला उतना ही स्ट्रांग माना जाता है, और इसका मतलब था कि वह एक एफ टियर लूजर है। यह रिजल्ट देखकर कैंग वू पूरी तरह टूट जाता है। वह तुरंत अपना नया आईडी कार्ड लेकर निकल जाता है जो उसे ई रैंक गेट्स में प्रवेश करने की अनुमति देता है। उसे देखते हुए खड़ी लड़की को उस पर दया आती है, क्योंकि इतनी लो रैंक के साथ वह शायद जल्द ही मर जाएगा। लेकिन तभी अचानक क्रिस्टल ऑर्ब के अंदर प्योर डार्कनेस भरने लगती है, जब तक कि वह बीच से क्रैक होकर टूट नहीं जाता। लड़की शॉक में रह जाती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि एस रैंक प्लेयर्स भी ऑर्ब को सिर्फ डार्क ग्रे तक ही कर पाते थे, पिच ब्लैक कभी नहीं, और उसे तोड़ देना तो बिल्कुल भी नहीं। वह खुद से पूछने लगती है कि आखिर यह आदमी है कौन। असल बात यह है कि कैंग वू अभी अभी वापस लौटा है, हेल में 10,000 ईयर्स तक डीमन किंग रहने के बाद। सभी डीमंस सिर्फ उसकी मौजूदगी से डरते और कांपते थे। फिर भी हेल में वह बुरी तरह बोर हो चुका था, इसलिए उसने अर्थ पर लौटने का फैसला किया। तभी उसका एक सर्वेंट बालक पूछता है कि जब उसके पास हेल में सब कुछ है तो वह वापस क्यों जाना चाहता है। उसके इस सवाल के जवाब में गहरी खामोशी छा जाती है। डीमन किंग नीचे अपने दयनीय सर्वेंट को देखता है और बलाक बुरी तरह कांपने लगता है, नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं करता। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगता है, क्योंकि उसे याद है ग्लटनी की वह शक्ति जो डीमन किंग के पास है। ये शक्ति उसे उन डीमंस के शरीर और पावर्स अब्सॉर्ब करने देती है जिन्हें वह छूता है। इसी शक्ति ने हेल के 7 प्रिंसेस का डाउनफॉल भी किया था, जो इतने स्ट्रांग थे कि एक दूसरे को मार ही नहीं सकते थे। थ्रोन रूम में वापस छोटे डीमंस डर से कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रूलर उनसे नाराज है। ग्लटनी की मेनेसिंग ऑरा पूरे हॉल में फैल जाती है और बालक ऐसा दिखता है जैसे उसने अपना फेट स्वीकार कर लिया हो। तभी डीमन किंग जवाब देता है और कहता है कि उसके पास सब कुछ कैसे हो सकता है जब वह 10,000 ईयर्स से हेल में कैद है। वही बोरिंग व्यू, वही डेली स्लॉटर, इन सब ने उसे उस जगह से और ज्यादा सिक कर दिया है। वह अपना हेलमेट उतारता है और हम आखिरकार अपने पैथेटिक प्रोटैगनिस्ट कैंग वू से मिलते हैं, जिसे उसकी अपनी कहानी के फर्स्ट चैप्टर से ही बाहर कर दिया गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है और वह कहता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे उसे लगे कि उसके पास सब कुछ है। बलाक ये मान लेता है कि कैंग वू भूखा है और तुरंत कुछ डीमंस को मील तैयार करने का आदेश देता है। सर्वेंट्स जल्दी जल्दी एक ट्रे लेकर आते हैं और बलाक कहता है कि भले ही खाना बेकार हो, लेकिन सर्वेंट्स की लॉयल्टी का ख्याल रखें। वह ट्रे खोलता है और अपने किंग को एक घिनौना ऑक्टोपस हेड पेश करता है। कंग वू उसे खाने से मना कर देता है और उसे बैलक के सिर पर फेंक देता है। इतनी गंदी और रिपल्सिव चीज कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं खाना चाहेगा। वह अचानक फ्यूरियस एनर्जी छोड़ने लगता है और कहता है कि उसे किमची जिग खाना है। डीमंस पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कैंग वू आखिर किस बारे में बात कर रहा है। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और सोचते हैं कि यह जरूर कोई अल्टीमेट फूड होगा। वे मान लेते हैं कि किमची शायद लाल कच्चे मांस से बना कोई डिश है, लेकिन कंग वू उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है। बलाक भी उनकी बेवकूफ़ी भरी बातों में शामिल हो जाता है, अपने किंग के लिए किसी भी मॉन्स्टर को चीरने के लिए तैयार। लेकिन कैंग वू अब इन कंप्लीट इडियट से घिरकर थक चुका है। डीमंस को मील का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वे बस लड़ाई जीतने के बाद अपने एनिमीज को खा लेते हैं। बालक सोचता है कि 7 प्रिंसेस को मारना कैंग वू के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट है, जबकि कैंग वू तो बस एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉवेल्स पढ़ना चाहता है। बलाक जमीन पर मुक्का मारता है और कैंग वू से कहता है कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि वह इतना कमजोर है कि अपने किंग को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। काश ये मूर्ख एक बार कैंग वू की असली बात समझ पाते तो उनके साथ रहना थोड़ा सहने लायक हो जाता। आखिरकार कैंग वू सोचता है कि कम से कम उसे कोई ऐसा मिले जिसे वह प्यार कर सके। तभी वह एक महिला की आवाज सुनता है जो कमरे में आते हुए पूछती है कि क्या वह उसे प्यार नहीं कर सकता। उसका नाम लिलिथ है और वह सक्यूबस की क्वीन है। जैसे ही वह कैंग वू के थ्रोन के पास आती है, बाकी डीमंस उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। थ्रोन के सामने खड़ी होकर वह अपने प्रिय किंग से पूछती है कि क्या वह उसके दिल से संतुष्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसका चेहरा देखते हैं, साफ हो जाता है कि कैंग वू कभी भी ऐसी भयानक दिखने वाली चीज से प्यार नहीं कर सकता, खासकर उन टेंटिकल्स के साथ। लिलिथ क्यूट बनने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग वू पूरी तरह डिसगस्टेड और टर्न्ड ऑफ हो चुका है। वह उसके साथ रात बिताने का प्रस्ताव देती है, लेकिन कैंग वू इसे एक थ्रेट की तरह देखता है और उसे सख्त आदेश देता है कि ऐसी कोशिश दोबारा कभी न करे। लिलिथ अपने टेंटिकल से उसका हाथ पकड़ लेती है और कैंग वू ऐसा दिखता है जैसे किसी भी पल उल्टी कर देगा। छोटे डीमंस अपने किंग को उसके साथ फ्लर्ट करते देखते हैं और उससे जलने लगते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि काश उन्हें भी ऐसा मौका मिले। दूसरी तरफ कैंग वू पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके गंदे टेंटिकल्स अपने से दूर कर सके। जिस सक्यूबस को लोग मर्दों की एसेंस खा जाने वाली खतरनाक सुंदर औरत समझते थे, वह असल में वैसी बिल्कुल नहीं थी। कैंग वू अपनी आंखें ढक लेता है और उससे बस चले जाने की भीख मांगता है। उसके लिए बलाक का चेहरा भी लिलिथ से ज्यादा सहने लायक था।
सच है कि इंसान में लुक्स ही सब कुछ नहीं होते, लेकिन लिलिथ तो एक अलग ही लेवल थी। आखिर कांग वू मुट्ठी भींचता है और फैसला कर लेता है कि उसे अर्थ वापस जाना ही होगा। उसकी बात सुनकर लिलिथ और बलाक दोनों ही शॉक में रह जाते हैं। वे उसे पुकारते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह मजाक कर रहा होगा, लेकिन हेल जैसे नरक में 10,000 ईयर्स बिताने के बाद अब कुछ भी कैंग वू का मन नहीं बदल सकता था। जब बालक और लिलिथ उसके जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं, कैंग वू खुद से कहता है कि तैयारियां आखिरकार पूरी हो चुकी हैं। वह अपने थ्रोन से उतरता है और कहता है कि अब समय आ गया है 10,000 ईयर्स के हेल के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड को लेने का। फिर वह बलक को कुछ तैयार करने का आदेश देता है। बलक उदास नजर से उसे देखता है, उम्मीद करता है कि उसका किंग अपना फैसला बदल देगा, लेकिन कैंग वू उसे धमकाता है कि तुरंत काम पूरा करे। बालक डर कर चिल्ला उठता है और माफी मांगता है। वह तुरंत लेसर डीमंस को आदेश देता है कि एयन नाम के व्यक्ति को बुलाया जाए और हेल के 7 प्रिंसेस के आर्मर्स तैयार किए जाएं। कुछ देर बाद एक डरावना दिखने वाला शामन आता है और अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कमरे में ठंडी हवा भर जाती है और स्टैच्यूज के आसपास तेज रोशनी फैलने लगती है। दूर से देखने पर वह रोशनी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के बीच से निकलती दिखती है। बलक कंग वू से कहता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लिलिथ की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह अपने किंग को उस दुनिया में लौटने के लिए जाते देखती है जहां से वह आया था। बलाक भी उसके साथ खड़ा हो जाता है और कैंग वू अपना आर्मर जमीन पर गिरा देता है। दोनों की आंखों में निराशा साफ दिखती है। वे उम्मीद करते हैं कि उनका किंग सच में उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन कैंग वू बिना हिचकिचाहट प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। जैसे ही वह शमान के पास पहुंचता है, शमान बताता है कि 7 प्रिंसेस के आर्मर्स में बहुत बड़ी मात्रा में मना भरने से स्पेस और टाइम की सीमाएं मुड़ सकती हैं। ऐसा होने पर डिमेंशन में दरार बन सकती है। कांग वू उसकी चेतावनी सुनकर खुद को तैयार करता है। वह अपने शरीर से पर्पल ऑरा छोड़ने लगता है और अर्थ लौटने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता है। माना की लहरें उसे घेर लेती हैं जब तक कि मिरियड डीमन गेट बंद नहीं जाता। गेट में दरार पड़ती है और कमरे में माना का तेज विस्फोट फैल जाता है। शमन उस तीव्र शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मान लेता है कि कैंग वू की मैजिक कितनी भयानक और मैग्निफिसेंट है। कुछ स्टैच्यूज कांपने लगती हैं और फिर एक स्टैच्यू की आंख चमक उठती है। धीरे धीरे बाकी स्टैच्यूज भी प्रतिक्रिया देने लगती हैं क्योंकि कैंग वू की मैजिक और भी बढ़ती जाती है। शामन बताता है कि गेट जल्द ही खुलेगा क्योंकि स्टैच्यूज उसकी माना पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। आखिरकार गेट उसके सामने खुल जाता है। भले ही अर्थ पर उसके लिए कोई फैमिली, लवर या फ्रेंड्स इंतजार नहीं कर रहे होंगे, फिर भी वह खुश था कि वह उस उजाड़ हेल से दूर जा सकेगा। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचता है, लिलिथ उसे रोते चिल्लाते हुए पुकारती है। उसकी लगातार रोने की आवाज सुनकर कैंग वू एक पल के लिए रुक जाता है। बलाक उसे शांत करने की कोशिश करता है और लिलिथ पूछती है कि क्या वह सच में जा रहा। नजरें चुराते हुए कांग वू बस इतना कहता है कि वह रोए नहीं। लिलिथ उसके इन शब्दों से तुरंत ब्लश करने लगती है और उसका मूड अचानक बदल जाता है। लेकिन जो दृश्य उसके बाद होता है वह इतना अजीब और डरावना था कि कांग वू के चेहरे पर घिन साफ दिखने लगती है। लिलिथ उससे कहती है कि वह भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन कांग वू एक पल भी गनवाए बिना गेट के अंदर कूद जाता है ताकि उसे और कोई अजीब या घिनौनी चीज न देखनी पड़े। लिलिथ गेट के एंट्रेंस तक दौड़ती है और उसे पुकारते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसका पीछा करेगी। कांग वू हल्का सा स्मर्क करता है और उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। वह दिल ही दिल में यही उम्मीद करता है कि उस पागल औरत से जिंदगी में फिर कभी मुलाकात न हो। धीरे धीरे वह नीचे उतरता है और एक कंट्रोल रूम में पहुंचता है, मन ही मन सोचते हुए कि वह बस उस अर्थ पर वापस जाना चाहता है जिसे वह जानता था। वह एक ऑर्ब के पास उतरता है और घर लौटने के ख्याल से एक्साइटेड हो जाता है। तभी ऑर्ब अचानक इलेक्ट्रिकल सर्ज छोड़ने लगता है और एक विंडो खुलती है जिसमें लिखा होता है कि न्यूक्लियर क्रैक डिटेक्ट हुआ है। कमरे की दीवारों के चारों तरफ डिफेंसिव बैरियर सक्रिय हो जाते हैं और दूसरी विंडो खुलती है जिसमें दिखता है कि गाया डिफेंस सिस्टम शुरू हो चुका है। कैंग वू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। हर तरफ वार्निंग्स चमकने लगती हैं। सभी में लिखा होता है कि कोर की पावर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो चुकी है। वह वार्निंग्स पढ़ता तो है, लेकिन उसे जरा भी समझ नहीं आता कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। फिर एक और विंडो दिखाई देती है। गाया सिस्टम ओवरलोड स्टेट तक पहुंच रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म्स और भी तेज हो जाते हैं। बिजली की लहरें बढ़ जाती हैं और कैंग वू को बिजली का झटका लगता है जिससे उसका दिमाग फिर से जलने के कगार पर पहुंच जाता है। सिस्टम और भी अजीब वार्निंग्स देता है कि कोर क्रैक को एक्सक्लूड करना असंभव माना गया है। कांग वू इन हमलों से गुस्से में भर जाता है और पूरी ताकत से उन्हें सहने की कोशिश करता है। तभी सिस्टम उस पर सील लगाना शुरू कर देता है। वह पलटकर जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है
और सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ती है। वह इधर उधर देखता है और पाता है कि वह एक जंगल में पड़ा है। वह सोचता है कि क्या वह सचमुच अर्थ पर पहुंच गया है। दर्द से कराहते हुए वह उठने की कोशिश करता है और अपने शरीर की हालत देखने लगता है। जब स्टेटस विंडो सामने आती है तो वह हैरान रह जाता है। उसमें दिखता है कि उसकी ज्यादातर पावर सील्ड हैं और बाकी स्टैट्स भी एवरेज से नीचे हैं। इसी तरह एक किंग से वह जंगल में भटकता एक लूजर बन गया था। वह ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसकी पावर्स सच में सील हो चुकी हैं। अभी वह अपना स्टेटस देख ही रहा होता है कि जंगल के अंदर से एक तेज चीख सुनाई देती है। कैंग वू तुरंत मुड़कर देखता है और कुछ बदसूरत गॉब्लिन्स उसकी ओर आते दिखाई देते हैं। वे उसे काट डालने के इरादे से दौड़ते हैं, लेकिन कैंग वू को याद नहीं पड़ता कि पिछली बार अर्थ पर उसने ऐसे क्रीचर्स देखे हों। वह एक स्पेल तैयार करता है ताकि उन घिनौने मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके, लेकिन अचानक उसकी एबिलिटी गायब हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि कुछ जगहों पर मैजिक कमजोर हो जाती है। इस बीच गॉब्लिन्स उसके बहुत पास पहुंच चुके होते हैं और उसके पास करने को बहुत कम बचता है। वह शांत रहता है, मुट्ठी भींचता है और कुछ और इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। पलक झपकते ही वह गॉब्लिन्स को ऐसे काट देता है जैसे किबाब के टुकड़े हों। उसकी बांह से एक डिमोनिक ब्लेड उगाती है जिससे वह अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। एक और गॉब्लिन की परछाई उसके ऊपर पड़ती है और तभी सिस्टम विंडो दिखाती है कि उसने एक ई क्लास नॉर्मल मॉन्स्टर को मार गिराया है। आखिरी गॉब्लिन को मारते ही उसे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है और वह लेवल 4 तक पहुंच जाता है। चारों ओर पड़े लाशों को देखकर वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये किस तरह के मॉन्स्टर्स थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लेवलिंग अप की बात भी उसे अजीब लगती है, क्योंकि वह सच में खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्गर महसूस कर सकता है। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह जाता है। इसके बाद वह तय करता है कि पहले इस जगह के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। अच्छी बात यह थी कि उसके पास अभी भी ग्लटनी की पावर थी, इसलिए वह मरे हुए गॉब्लिन्स पर उसे इस्तेमाल करता है। वह उनके शरीर के बारे में कुछ जानकारी तो हासिल कर लेता है, लेकिन इस दुनिया के बारे में कुछ खास नहीं जान पाता। हाँ, उसकी मैजिक स्टैट 1 पॉइंट बढ़ जाती है क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की थी। सिस्टम में मैजिक का जिक्र देखकर कैंग वू के चेहरे पर डर और उलझन दोनों आ जाते हैं। वह अपनी किस्मत को कोसता है क्योंकि मैजिक तो ऐसी चीज थी जो सिर्फ हेल में होनी चाहिए थी। वह सोचने लगता है कि शायद वह अर्थ पर नहीं है क्योंकि यहाँ मैजिक मौजूद है। अर्थ पर वापस न होने का ख्याल आते ही कैंग वू लगभग हिस्टेरिकल हो जाता है। हेल में इतने लंबे समय तक जिंदा रहने की उसकी एक ही वजह थी, एक दिन अपने होम प्लैनेट पर लौटने की उम्मीद। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक और तेज चीख सुनाई देती है और इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा करीब लग रही थी। थोड़ा ध्यान से सुनने पर कांग वू को राहत मिलती है क्योंकि चीख की आवाज किसी मॉन्स्टर या डीमन जैसी नहीं लगती। जब वह दोबारा वही चीख सुनता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह किसी इंसान की आवाज है। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ता है, इतनी तेज कि जैसे फ्लैश भी पलक झपकने से पहले न पहुंच पाए। दौड़ते हुए वह मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसे आखिरकार कोई इंसान मिले और जो भी मिले उसके पास टेंटिकल्स बिल्कुल न हो। लिलिथ का ख्याल आते ही वह और जोर से दुआ करने लगता है। आखिरकार वह उस जगह पहुंच जाता है जहां से चीख आ रही थी और देखता है कि गॉब्लिन्स का एक झुंड एक लड़की को घेर कर खड़ा है। वह ध्यान से उसकी ओर देखता है और उसके चेहरे वाले रूप को परखता है। उसे लगता है कि उसमें वह हर चीज है जो किसी आदमी को खुशी दे सकती है। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि उस लड़की के पास टेंटिकल्स नहीं हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह राहत से रो पड़ता है। इतने समय बाद उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर उसे उल्टी जैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वह इस राहत में खोया हुआ था, गॉब्लिन्स उस बेचारी लड़की की जान लेने ही वाले थे। लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने ऊपर आने वाली क्रूर किस्मत को स्वीकार कर लेती है। तभी अचानक उसे गॉब्लिन्स की चीखें सुनाई देती हैं। जब वह आंखें खोलती है तो देखती है कि कैंग वू उन क्रीचर्स को बेरहमी से खत्म कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह इतनी तेजी से उन्हें कैसे मार रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, अब वह सुरक्षित थी। कैंग वू उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और लड़की मासूमियत भरी नजरों से उसे धन्यवाद कहती है। जैसे ही उनके हाथ छूते हैं, कैंग वू के भीतर अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। इतने समय बाद किसी असली लड़की का स्पर्श महसूस हुआ था। वह खुद कांप रहा था, लेकिन उसके सामने कूल दिखने की पूरी कोशिश करता है। लड़की फिर से घबराई हुई आवाज में धन्यवाद कहती है और अपना नाम हान सोला बताती है, लेकिन कांग वू अभी भी एक लूजर की तरह कांप रहा था और सोला सोचने लगती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। अचानक वह उसका हाथ पकड़कर खींचता है और बिना किसी चेतावनी के उसे प्रपोज कर देता है। अब सोला पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह अजीब आदमी इतनी अजीब हरकत क्यों कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता और कांग वू को एहसास होता है कि वह उत्साह में एक पल के लिए सोच ही नहीं पाया।
वह तुरंत माफी मांगता है और अपना नाम बताता है, लेकिन 16 अभी भी उलझन में थी। कांग वू उसके घाव के बारे में पूछता है और वह कहती है कि चोट गंभीर नहीं है, वह ठीक है। हालांकि उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे और उसके घुटने के पास गहरा घाव था। अचानक 16 लड़खड़ाकर गिरती है और कांग वू पर आ गिरती है। उसी समय उसके कपड़ों से एक फोन फिसलकर नीचे गिर जाता है। फोन को देखकर कांग वू के दिमाग में बिजली सी कौंधती है। इसका मतलब वह सचमुच अर्थ पर है। वह 16 को बैठने में मदद करता है और तय करता है कि उसके घाव पर सिंपल फर्स्ट एड कर दे। अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर वह पट्टी बांधने लगता है और उसे एहसास होता है कि वह उससे आसानी से बात कर पा रहा है। उसे याद आता है कि हेल में उसने डीमन लैंग्वेज पर रोक लगा दी थी ताकि वह कोरियन बोलना न भूले। अब वह बिना ज्यादा मेहनत के उससे बात कर सकता था। पट्टी बांधने के बाद 16 विनम्रता से उसका धन्यवाद करती है। वह उसका स्मार्टफोन वापस देता है और जब वह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो कांग वू की नजर स्क्रीन पर पड़ती है। साल 2023। यह देखकर वह चौंक जाता है। इसका मतलब वह हेल में सिर्फ 5 years रहा था, जबकि उसे लगा था कि 10,000 years बीत चुके हैं। उसे यह जानकर और भी शौक लगता है कि इन 5 years में अर्थ पर मॉन्स्टर्स प्रकट हो गए थे, जबकि उसने टाइम का हिसाब ठीक से लगाया था। वह 16 के साथ थोड़ा आराम करने का फैसला करता है क्योंकि उसकी हालत में चलना मुश्किल था। आराम करते हुए कांग वू सोचने लगता है कि इस दुनिया के बारे में और जानकारी कैसे जुटाई जाए। बातचीत के दौरान 16 बताती है कि वह सोलो गेट हंट करते हुए जंगल में आ गई थी। वह कहती है कि भले ही वह एक गॉड प्लेयर के रूप में अवेकन हुई हो, फिर भी अकेले ई रैंक गेट में घुसना उसकी बेवकूफी थी। प्लेयर्स, गेट्स और हंटिंग की ये सारी बातें कांग वू के लिए बेहद कंफ्यूजिंग थीं। वह उससे उसका लेवल पूछता है और वह बताती है कि वह लेवल 6 प्लेयर है। जब वह कांग वू से पूछती है कि वह जंगल में कैसे आया तो वह बस अस्पष्ट सा जवाब देता है। 16 उसकी मुस्कान से बचने की कोशिश करती है, लेकिन कांग वू थोड़ा और करीब खिसक आता है जिससे उनके शरीर छू जाते हैं। ऐसा होते ही 16 का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। अजीब सी ऑकवर्ड स्थिति से बचने के लिए वह जल्दी से उठती है और कहती है कि अब उन्हें चलना चाहिए। कांग वू उसकी चोट को लेकर चिंतित था और पूछता है कि क्या वह ठीक से चल पाएगी। उसके पैर अभी भी बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन वह कहती है कि वह संभाल लेगी। कांग वू उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देने की पेशकश करता है, लेकिन 16 इतने हैंडसम आदमी के पास रहकर और भी नर्वस हो जाती है। फिर भी कांग वू जिद करता है कि वह उसकी मदद करेगा और कहता है कि वह उसे सेफली बाहर तक एस्कॉर्ट करेगा। वह कांग वू को रास्ता दिखाती है और खुद को पूरी तरह उसके सहारे छोड़ देती है। कांग वू के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह कितना खुश है। आखिरकार इतने लंबे समय बाद किसी इंसान के साथ चल रहा था। भले ही हेल में उसके हिसाब से 10,000 years बीत चुके थे, लेकिन उसे राहत थी कि 16 उसके असली अतीत पर ज्यादा शक नहीं कर रही थी। वह मन ही मन तय करता है कि अभी इसी तरह साधारण इंसान की तरह रहकर धीरे धीरे अर्थ की सोसाइटी में एडजस्ट करेगा। कुछ देर चलने के बाद वे आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां एक विशाल पोर्टल खड़ा था और कांग वू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहां ले जाएगा। वह सोचने लगता है कि इस तरह का स्पेस रिफ्ट अर्थ पर होना लगभग नामुमकिन होना चाहिए। उसे कोई ऐसा वेपन या डिवाइस भी नहीं दिख रहा था जो इतना बड़ा गेट बना सके, इसलिए वह हैरान था कि आखिर यह पोर्टल मेंटेन कैसे हो रहा है। 16 उसका हाथ छोड़ती है और जल्दी करने को कहती है ताकि वे बाहर निकल सकें। दोनों पोर्टल के अंदर कदम रखते हैं और स्पेस रिफ्ट से गुजरते समय कांग वू अपनी आंखें ढक लेता है। जब वह आंखें खोलता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। सबसे पहले वह एक आदमी को गॉब्लिन हंटिंग पार्टी के लिए लोगों को रिक्रूट करते देखता है, लेकिन वह अकेला नहीं था। चारों तरफ अनगिनत लोग अलग अलग कामों में लगे थे। कोई फ्यूचरिस्टिक टर्मिनल चला रहा था, कोई किसी थीफ को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। इस सब के बीच कांग वू एक चीज नोटिस करता है, सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे और सबसे जरूरी बात, किसी के पास भी टेंटिकल्स नहीं थे। उसके सामने एक भीड़ भाड़ वाला फ्यूचरिस्टिक सिटी फैला था जो इंसानों से भरा हुआ था। इतना सुंदर दृश्य देखकर कांग वू कांपने लगता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह सचमुच वापस घर आ चुका था। 16 उसकी हालत देखती है, फिर उसके फटे पुराने क्लोक को नोटिस करके कुछ पल सोचती है। फिर वह झिझकते हुए उसे बुलाती है और विनम्रता से कहती है कि वह उसके घर चलकर साथ में खाना खाए। कांग वू को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। यह तो किसी सपने जैसा था। न सिर्फ वह अर्थ लौट आया था, बल्कि पहली ही खूबसूरत लड़की जिसने उससे बात की वही उसे खाने पर बुला रही थी। 16 अपने प्यारे अंदाज में कहती है कि वह उसकी बहुत आभारी है और उसे एक मील के साथ धन्यवाद देना चाहती है। कांग वू के लिए जैसे जिंदगी अचानक परफेक्ट हो गई थी। वह अंदर से खुशी में झूम रहा था, लेकिन बाहर से कूल बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि ऐसे निमंत्रण को ठुकराना ठीक नहीं होगा।
तभी कुछ लोग उन्हें रोकते हैं और इंतजार करने को कहते हैं। कैंग वू मुड़कर देखता है तो 2 पुलिस ऑफिसर्स उनसे प्लेयर कार्ड्स दिखाने को कहते हैं। 16 अपना कार्ड निकालने लगती है, लेकिन कैंग वू को तो पता ही नहीं था कि वे किस चीज की बात कर रहे हैं। मजबूरी में वह अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करता है। उसकी आंखों का रंग अचानक काला हो जाता है और प्यूपिल्स हरे रंग के चमकने लगते हैं। यह उसकी एक खास एबिलिटी थी, पावर ऑफ ऑब्लिवियन, जिससे वह सामने वाले की परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर सकता था और उसे वही दिखा सकता था जो वह चाहता था। ऑफिसर को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य डीमन उसकी आंखों को ढक रहा हो, और उसी पल कांग वू उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए खड़ा था। हिप्नोटाइज्ड हालत में ऑफिसर बिना असली कार्ड देखे ही कांग वू को अप्रूव कर देता है। उसके बाद कांग वू और 16 वहां से निकल जाते हैं, जबकि दूसरा ऑफिसर अपने साथी को होश में लाने की कोशिश करता रहता है। जब वे 16 के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं तो वह बताती है कि बिल्डिंग में एलिवेटर नहीं है, इसलिए सीढ़ियों से जाना होगा। कैंग वू उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ता है और हर छोटी छोटी चीज को गौर से देखता है। पुरानी इमारत की हल्की सी गंध, तंग सीढ़ियां, ठंडी रेलिंग, धूल भरी खिड़कियां, यह सब उसे एहसास दिला रहा था कि वह सच में अपने ग्रह पर लौट आया है। ऊपर से वह 16 के घर जा रहा था और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि शायद उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं और 16 को उसकी मां आवाज देकर बुलाती है, कांग वू के सारे सपने एक पल में टूट जाते हैं। 16 की मां उसे देखकर खुश होती है, उसकी चोट को लेकर चिंतित होती है और 16 उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है। कांग वू मन ही मन सोचने लगता है कि क्या सच में उसे सिर्फ खाने के लिए बुलाया गया था। फिर 16 अपनी मां को कांग वू के बारे में बताती है और कहती है कि उसी ने उसे गॉब्लिन्स से बचाया था। यह सुनते ही उसकी मां कांग वू के हाथ पकड़कर दिल से उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि वह नहीं जानती कि उसका एहसान कैसे चुकाए। कांग वू विनम्रता से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वह उसे अंदर आने का निमंत्रण देती है और भरोसा दिलाती है कि वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाएगी। कैंग वू विनम्रता से धन्यवाद करता है, भले ही उसके मन में कुछ और ही उम्मीदें थीं। फिर भी यह हेल के डरावने दिनों से कहीं बेहतर था। 16 की मां किचन की ओर जाती है और उसे भी साथ आने को कहती है ताकि वह खाना बनाने में मदद कर सके। सियोला कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है और उसी दौरान अपना फोन चेक करती है। उसे दिखता है कि उसकी मां ने पहले ही उसे मैसेज किया था, जहां भी जाओ, खासकर किसी डेंजरस जगह पर, हमेशा कांटेक्ट में रहना। दूसरी तरफ कैंग वू की नजर उसके हाथ में पकड़े फोन पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसे अर्थ के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। वह सियोला से फोन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है और झूठ बोल देता है कि उसका अपना फोन खो गया है। सियोला बिना ज्यादा सोचे उसे कहती है कि वह आराम से घर जैसा महसूस करे और फोन उसके हाथ में दे देती है। कांग वू फोन को ऐसे देखने लगता है जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। उंगलियों से स्क्रीन को छूते हुए वह उसकी चमक और स्मूथनेस को महसूस करता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह टेबल पर बैठकर खुद को सीरियस करता है और अपने मिशन पर ध्यान देता है। वह ईयर 2018 की न्यूज आर्टिकल्स सर्च करने लगता है और जल्दी ही कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। 5 इयर्स पहले दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अचानक अर्थ पर अजीब गेट्स खुलने लगे और उनके अंदर से भयानक मॉन्स्टर्स निकलने लगे। फायर आर्म्स उन पर बेअसर थे, बड़ी बड़ी आर्मीज भी बेबस साबित हो रही थीं और आखिरकार अमेरिका की अगुवाई में एक वर्ल्ड इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसमें कोरिया 9वां देश बना। पहला प्लेयर अमेरिका में प्रकट हुआ, जिसकी पहचान किसी को नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्लेयर्स की संख्या बढ़ने लगी और लोग उन्हें ह्यूमैनिटी की उम्मीद मानने लगे। कैंग वू यह सब पढ़ते हुए नोटिस करता है कि यह सब उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन वह हेल में गिरा था, और उसे एहसास होता है कि वह भी शायद उन्हीं गेट्स में से किसी एक का शिकार हुआ था। वह फिलहाल इन आर्टिकल्स को सिर्फ अटकल मानकर छोड़ देता है और सोचता है कि बाद में और डिटेल्स पता करेगा। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है और उसके सामने परोसा जाता है। जैसे ही वह धन्यवाद कहकर नजर उठाता है, उसकी आंखें सामने रखे खाने पर टिक जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह वही डिश थी जिसकी क्रेविंग उसे हेल में हजारों साल तक सताती रही थी, किमची स्ट्यू। सियोला और उसकी मां उसे खाने के लिए कहती हैं, लेकिन कांग वू कुछ पल तक चुप रह जाता है, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। वह कांपते हाथ से स्पून उठाता है और स्ट्यू का पहला कौर लेता है। सियोला और उसकी मां भी साथ बैठकर खाने लगती हैं, लेकिन सियोला नोटिस करती है कि कांग वू अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। उसका हाथ हल्का हल्का कांप रहा था और वह बिना कुछ बोले लगातार स्पून पर स्पून खाता जा रहा था, जिससे दोनों माँ बेटी थोड़ी चिंतित हो जाती हैं। कैंग वू खाते हुए अपने अतीत को याद करने लगता है। 10,000 ईयर्स पहले
जब वह हेल की गहराइयों में गिरा था तब उसे जीवित रहने के लिए डीमोनिक एनर्जी स्वीकार करनी पड़ी थी और वह धीरे धीरे एक डीमन जैसा बनता चला गया था। उसकी इंसानियत बची हुई थी, लेकिन स्वाद की उसकी यादें कभी संतुष्ट नहीं हुईं, क्योंकि जो कुछ भी उसे खाना पड़ता था वह सड़े हुए कचरे जैसा लगता था। वह पागलपन के कगार पर पहुंच चुका था और सिर्फ एक चीज उसे टूटने से बचा रही थी, अर्थ पर लौटने की इच्छा। अब इतने सालों बाद वह आखिरकार फिर से असली खाना खा रहा था और हर कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सियोला और उसकी मां को समझ नहीं आता कि आखिर उसे इतना इमोशनल क्या कर रहा है। कांग वू मुंह में भरे खाने के साथ ही सियोला को दिल से धन्यवाद कहता है और बताता है कि खाना कितना डिलिशियस है। सियोला विनम्रता से कहती है कि धन्यवाद तो उसे कहना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह खुश है कि उसे खाना पसंद आया। वह माफी भी मांगती है कि वह कुछ और सर्व नहीं कर पाई, लेकिन कांग वू के लिए तो यही खाना 1000 साल तक भी कम नहीं पड़ता। वह मुस्कुराकर कहता है कि खाना बहुत अच्छा है और पूछता है कि क्या उसे एक और बोल ऑफ राइस मिल सकता है। चियोला उठकर उसके लिए राइस लेने चली जाती है और उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि उसे खाना इतना पसंद आया। हेल का कथित किंग अब एक सड़क पर भटके भूखे आदमी की तरह खा रहा था और मन ही मन अपनी किस्मत को धन्यवाद दे रहा था कि वह अर्थ पर वापस आ गया। उसकी भयानक ईटिंग मैनर्स भी सियोला को परेशान नहीं करती। वह बस उसे देखती रहती है, जैसे उसके अंदर कुछ खास देख रही हो। तभी अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज गूंजती है, लेकिन कांग वू इतना मग्न था कि उसे ध्यान ही नहीं जाता। धूल और मलबे के बीच एक अजीब आदमी खड़ा दिखाई देता है जो गुस्से में चिल्ला रहा था कि जिसने भी उसका दरवाजा तोड़ा है उसे नहीं छोड़ेगा। सियोला और उसकी माँ तुरंत बाहर भागती हैं, यह देखने कि उनके घर में घुसा कौन है। कुछ ही पलों में एक बदसूरत सा थग आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाकर सियोला को तुरंत बाहर आने को कहता है। वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि उसे गेट में जाने की अनुमति किसने दी थी। उस थग की यह हिम्मत देखकर सियोला के भीतर गुस्सा उबल पड़ता है और वह ऐसी लग रही थी जैसे अभी उसे मार ही डालेगी। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे और डर साफ झलक रहा था, फिर भी वह उसे अपने घर से निकल जाने को कहती है। यह सुनकर थग को गहरा अपमान महसूस होता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने उससे ऐसा कहा। सियोला दोबारा वही बात दोहराती है और उसे हान ताई-ह्युन कहकर पुकारती है। पूछती है कि वह आखिर होता कौन है जो यूं उसके घर में घुस आया। वह उसे चेतावनी देती है कि पास न आए, क्योंकि अब वह एक फुल फ्लेज्ड प्लेयर है। लेकिन ताई-ह्युन के चेहरे के भाव बताते हैं कि उसे यह सब पागलपन लग रहा था। वह जिर्या में जोर से हंस पड़ता है, जैसे उसकी बातें किसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थीं। कुछ ही सेकंड बाद उसका चेहरा बदल जाता है और वह उसके पास की दीवार पर मुक्का मारता है। गुस्से से भरा हुआ था कि एक लो लेवल प्लेयर इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है कि खुद को असली प्लेयर कहे। चियोला अपनी माँ को अपने पीछे छिपा लेती है और उसे चेतावनी देती है कि और पास न आए। ताई-ह्युन उनकी माँ की ओर घृणा भरी नजरों से देखता है और ताना मारता है कि उनके पिता जल्दी मर गए और उनकी माँ मुश्किल से कुछ कमा पाती है। यह सुनकर सियोला का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसे कोसती है, कहती है कि उनकी हालत का जिम्मेदार वही है। वह उसकी चीख पुकार को अनसुना कर देता है और उसे पकड़कर एंड्रेस गिल्ड ले जाने के लिए घसीटने लगता है। सियोला छूटने की कोशिश करती है और कहती है कि वह कभी उस बेकार गिल्ड में नहीं जाएगी। ताई-ह्युन को यह सुनकर और गुस्सा आता है और वह दावा करता है कि वह उसकी मदद कर रहा है ताकि वह किसी अच्छी पार्टी में शामिल हो सके। आखिरकार सियोला का सब्र टूट जाता है और वह उसका हाथ काट लेती है, जिससे खून बहने लगता है। ताई-ह्युन तुरंत उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है, इससे पहले कि वह कुछ और कर सके। उनकी माँ दौड़कर सियोला के पास जाती है, जो दर्द से फर्श पर गिर पड़ी थी। अब ताई-ह्युन पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसके माथे की नसें उभर आई थीं और दांत भींचते हुए वह पूछता है कि क्या उसे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे काम करके जिया जा सकता है। वह कहता है कि यह दुनिया इतनी आसान नहीं है और उसे चुपचाप चलकर एक ऑफरिंग बन जाना चाहिए। सियोला खुद को फुल फ्लेज्ड प्लेयर मानती है, इसलिए वह कहता है कि दोनों आपस में लड़कर फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वे दोनों प्लेयर्स हैं। उनकी माँ अपने बेटे से विनती करती है कि वह अपनी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार न करे और वादा करती है कि वह उनके लिए और मेहनत करेगी। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन ताई-ह्युन उसे झटक देता है और धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। अपनी माँ को गिरते देखकर सियोला रो पड़ती है और उसे उठाने के लिए दौड़ती है, उसे होश में आने के लिए पुकारती रहती है, लेकिन ताई-ह्युन
ह्यून के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वह गुस्से में था कि उनकी माँ ने उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे की। सियोला अपने भाई को घूरती है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरता। उसकी परछाई माँ और बहन पर पड़ रही थी, जैसे वह उसे उकसा रहा हो कि वह कुछ करने की कोशिश करे। वह उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक लो लेवल प्लेयर है, जबकि वह स्टेज 2 मेटा ह्यूमन है और उसके सामने टिकने की उसकी कोई औकात नहीं। वह उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वह सच में इतनी बेवकूफ है कि सोचती है वह उसका मुकाबला कर सकती है। वह उसका मुंह पकड़कर उसे गालियां देता है और कहता है कि वह सिर्फ अपने सुंदर चेहरे के काम की है। एंड्रेस गिल्ड में उसे ले जाने की असली वजह सिर्फ इतनी है कि सीनियर्स पर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसके अलावा वह उसके लिए कचरे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब लगता है। जब वह आगे देखता है तो कांग वू को पूरे हंगामे के बीच भी एक पूरा बर्तन किमची स्ट्यू पीते हुए देखता है, जैसे उसे आसपास हो रही किसी बात से कोई मतलब ही न हो। ताई ह्यून हैरान रह जाता है कि यह अजीब आदमी कौन है और क्या कर रहा है। कांग वू उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है और बेफिक्र होकर खाना खाता रहता है, जैसे कोई हुडलम हो जिसे किसी बात की परवाह नहीं। इससे ताई ह्यून और भड़क जाता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वे किसी रेस्टोरेंट में हैं। गुस्से में वह कांग वू के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे कमरे का माहौल समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ सोला को चिंता होने लगती है कि कांग वू उसके परिवार के झगड़े में फंस जाएगा। ताई ह्यून उसे पुकारता है, लेकिन कांग वू फिर भी उसे अनसुना कर देता है और हर स्पून के साथ शांति से खाना खाता रहता है। फिर ताई ह्यून मुड़कर जाने का नाटक करता है और अचानक मेज पर जोर से वार करता है, जिससे मेज टूट जाती है और सारा खाना फर्श पर बिखर जाता है। कांग वू का शांत भोजन एक पल में बर्बाद हो जाता है और वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हुआ क्या है। सियोला पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, जबकि ताई ह्यून घर में तोड़फोड़ जारी रखता है। कांग वू अपनी आंखों के सामने अपना खाना जमीन पर गिरते हुए देखता रहता है, जैसे उसने अभी अभी अपने सबसे भयानक सपने को सच होते देख लिया हो। सियोला घबराकर उसे पुकारती है, जैसे कोई हेल्पलेस डैम्सल इन डिस्ट्रेस मदद मांग रही हो, लेकिन कांग वू की प्रतिक्रिया कुछ और ही होती है। वह दर्द और शोक से चीख पड़ता है, क्योंकि उसका कीमती किमची स्ट्यू बर्बाद हो चुका था। वह घुटनों के बल गिर जाता है, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो, और ताई ह्यून सोचने लगता है कि शायद यह भी कोई पागल लड़का है। चोला भी उसकी इस प्रतिक्रिया से पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसका भाई ताना मारकर पूछता है कि उसे ऐसा भिखारी कहाँ से मिल गया। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन इस आदमी को सिर्फ अपने किमची स्ट्यू की पड़ी थी। कांग वू अभी भी बच्चे की तरह रोए जा रहा था और ताई ह्यून उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वह कहता है कि रोना धोना बंद करे और उठ जाए, लेकिन कांग वू अपने खाने के लिए ऐसे शोक मना रहा था जैसे उसने किसी बच्चे को खो दिया हो। अचानक कांग वू अपना सिर उठाता है और उसकी आंखों में एक भयानक डिमोनिक नजर चमकती है। ताई ह्यून एक पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि उसे कांग वू से निकलती हुई ओमिनस और डरावनी ऑरा महसूस होती है। यही वजह है कि किसी आदमी के पसंदीदा खाने के बीच में कभी दखल नहीं देना चाहिए। कांग वू अब तैयार था कि उसके खाने को बर्बाद करने की सजा में ताई ह्यून के टुकड़े टुकड़े कर दे, और ताई ह्यून के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखने लगता है, लेकिन डर के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है। वह होंठ काटता है, मुट्ठी भींचता है और उसकी मुट्ठियां चमकती हुई नीली आग से घिर जाती हैं, जैसे वह कांग वू को खत्म करने के लिए तैयार हो। काश उसे पता होता कि वह किसके सामने खड़ा है। वह इस ख्याल को झटक देता है कि कांग वू कोई डीमन हो सकता है और उसे पागल कहकर हमला करने को बढ़ता है। तभी एक अचानक आया अटैक वह मुश्किल से रोक पाता है और देखता है कि मैजिक कहाँ से आया था। वहां सियोला खड़ी थी, हाथ में मैजिक स्टाफ लिए, और वह कांग वू से भाग जाने की गुहार लगा रही थी। कह रही थी कि वह अपने भाई को खुद संभाल लेगी, लेकिन अगले ही पल वह सन्न रह जाती है जब कांग वू की बाहों से डिमोनिक ब्लेड्स निकल आती हैं। वह बिजली की तेजी से ताई ह्यून की ओर झपटता है, जैसे उसे शिश केबाब की तरह काट देगा। सियोला यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या देख रही है। कांग वू बिना पसीना बहाए ताई ह्यून के हमले से बच जाता है। ताई ह्यून सोचता है कि शायद वह उतना तेज नहीं है जब वह कांग वू को अपनी बाईं तरफ से घूंसा मारते हुए देखता है, लेकिन कांग वू वह पंच सिर्फ फेक करता है और घुटना उसके पेट में दे मारता है। ताई ह्यून की सांस रुक जाती है, लेकिन वह जल्दी संभल कर फिर हमला करता है। कांग वू फिर बच निकलता है और ताई ह्यून बेतहाशा वार करने लगता है। उसके हर मूवमेंट को पढ़ना कांग वू के लिए बेहद आसान था और वह एक और जोरदार वार उसके बाजू पर कर देता है। बेचारा शायद जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेला था। नाक से खून बहते हुए ताई ह्यून कांग वू के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि उसका हमला इतना भी ताकतवर नहीं था। वह उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है,
है, लेकिन कांग वू एक घातक हेमेकर मारकर उसे उसकी औकात दिखा देता है। फिर अपने ब्लेड से उसे काटता है, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ताइहुन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि कांग वू फिर से हमला कर देता है। ताइहुन अपनी मुट्ठियों से आग की लपटें छोड़ता है, लेकिन डीमन किंग आसानी से बच निकलता है। एक और फेंट अटैक से उसे धोखा देकर कांग वू फिर उसके पेट में घूंसा मारता है। ताइहुन घुटनों पर गिर जाता है, खुद को कोसते हुए सोचता है कि आखिर यह आदमी है कौन। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन कांग वू उसका सिर अपने पैर से दबा देता है। ताइहुन अब भी उम्मीद कर रहा था कि शायद कुछ कर सके, लेकिन कांग वू अभी खत्म नहीं हुआ था। एड्स उसके शरीर में घोंप देता है और ताइहुन दर्द से चीख उठता है। कांग वू उसे डांटते हुए कहता है कि मर्द बन और बच्चे की तरह मत चिल्ला, यह तो बस शुरुआत है। वह उसे हर उस बूंद की कीमत चुकवाने वाला था जो किमची स्ट्यू की बर्बाद हुई थी। ताइहुन समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई आदमी सिर्फ एक बर्तन किमची स्ट्यू के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है, क्योंकि वह कभी समझ ही नहीं सकता था कि कांग वू ने 10,000 ईयर्स में क्या झेला है। कांग वू उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और खून से भरी आंखों से पूछता है कि क्या किमची स्ट्यू उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। ताइहुन समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके मुंह में ही उलझ जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाए, कांग वू उसका सिर बार बार जमीन पर पटकने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किमची स्ट्यू उसके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती था। सिर पटकना भी कांग वू के लिए काफी नहीं था और ताइहुन मुश्किल से होश में था। कांग वू उससे कहता है कि जोर से बोल, किमची स्ट्यू सेक्रेड है, और गिनती शुरू करता है। 1, 2। ताइहुन अभी भी उसके ब्लेड्स के दर्द से तड़प रहा था। कांग वू जैसे ही 1 कहता है, ताइहुन दर्द से कराहते हुए कहता है किमची स्ट्यू, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी और कांग वू तुरंत अपने ब्लेड्स और गहराई तक उसके बाजुओं में घोंप देता है, क्योंकि वह उतनी जोर से नहीं बोला था। इस समय ताइहुन अपनी जिंदगी के हर पल पर पछता रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी बेइज्जती और दर्द झेल रहा है। डीमन किंग, जो अब और भी ज्यादा पागल और डरावना लग रहा था, फिर से गिनती शुरू करता है और इस बार ताइहुन जोर जोर से चिल्लाकर जवाब देता है। कांग वू उसके ऊपर ऐसे खड़ा था जैसे कोई देवता अपने भक्त पर नजर रख रहा हो, और ताइहुन कांपती आवाज में स्वीकार करता है कि किमची स्ट्यू एक सेक्रेड अस्तित्व है। लेकिन यह भी कांग वू को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता। वह उसे पैर से दबाते हुए कहता है कि और जोर से चिल्लाए, ऐसे जैसे किसी भगवान की पूजा कर रहा हो या अपने प्यार का इजहार कर रहा हो। सियोला यह सब खड़ी होकर देख रही थी। उसके सामने उसके भाई पर जो बीत रही थी, वह सब उसके लिए डरावना और समझ से परे था। कांग वू उसे लगातार चिल्लाने के लिए मजबूर करता रहता है, हर सांस के साथ, हर शब्द के साथ। बेचारा ताइहुन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन कांग वू को संतुष्ट करना ऐसा था जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर बास्केटबॉल मैच जीतने की कोशिश करना। कांग वू को लगता है कि उसकी आवाज सही नहीं है, इसलिए वह उसे और ऊंचा चिल्लाने का आदेश देता है, जब तक कि उसकी आवाज 7वें सुर तक न पहुंच जाए। जान के डर से ताइहुन मजबूर होकर ऐसा ही करता है, फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाते हुए किमची स्ट्यू की महानता का गुणगान करता है, जब तक कि आखिरकार कांग वू संतुष्ट नहीं हो जाता। तब कांग वू अपने ब्लेड्स वापस समेट लेता है और ताइहुन को उसके दर्द से थोड़ी राहत मिलती है। वह आखिरी बार नीचे झुककर उसे चेतावनी देता है कि दोबारा कभी किमची स्ट्यू का अपमान न करे। ताइहुन फर्श पर पड़ा कराह रहा था, सोच रहा था कि आखिर इस पागल आदमी के दिमाग में क्या खराबी है। कुछ समय बाद घर को फिर से ठीक किया जाता है। टूटा हुआ फर्नीचर एक कोने में जमा कर दिया जाता है। सियोला की मां को पट्टी बांधकर सोफे पर लिटा दिया गया था और सियोला उसकी देखभाल कर रही थी। अभी भी अपनी मां को लेकर बेहद चिंतित थी। फिर वह रसोई की ओर देखती है कि वहां क्या हो रहा है। वहां ताइहुन रोनी सूरत बनाकर बर्तन धो रहा था और अपनी ही बनाई गंदगी साफ कर रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसकी मुलाकात कांग वू से हुई और वह मन ही मन यही चाह रहा था कि यह आदमी जल्दी से घर छोड़ दे। न सिर्फ उसकी बेइज्जती हुई थी, बल्कि कांग वू उसके कपड़े भी ले चुका था। दूसरी तरफ कांग वू को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। ताइहुन रोते रोते सोच रहा था कि आखिर वह इस मुसीबत में कैसे फंस गया, सिर्फ एक किमची की वजह से। वह नफरत भरी नजरों से कांग वू की ओर देखता है, लेकिन जैसे ही कांग वू उसकी नजर पकड़ लेता है और धीरे से अपना कप नीचे रखता है, ताइहुन डर के मारे सिहर उठता है और तुरंत वापस बर्तन धोने लगता है। कांग वू उससे पूछता है कि क्या उसे इस बात का अफसोस है कि वह किमची की वजह से दुख झेल रहा है। ताइहुन समझ जाता है कि यह एक जाल है ताकि वह फिर से किमची स्ट्यू के बारे में कुछ गलत कहे, इसलिए वह चुप रहता है। कांग वू
अपने हेल के दिनों को याद करते हुए कहता है कि ताइहुन को अंदाजा भी नहीं कि वह कितना खुशकिस्मत है। कपड़े पहन सकता है, खाना खा सकता है, आराम से सो सकता है और चैन से सांस ले सकता है। वह कहता है कि अर्थ पर मिली हर जिंदगी की कद्र करनी चाहिए जब तक मौका है। ताइहुन बाहर से आज्ञाकारी बनकर जवाब देता है, लेकिन मन ही मन वह एंड्रेस गिल्ड को सब बताकर बदला लेने की योजना बना रहा था। जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था, कांग वू उसे आवाज देकर बुलाता है और कहता है कि बर्तन खत्म करके मेज के पास आए। ताइहुन डरते डरते उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे कोई डरी हुई बिल्ली हो। कांग वू उसे देखता है और कहता है कि उसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह दुनिया के किसी काम का नहीं है। ताइहुन गुस्सा दबाकर यह बात मान लेता है, लेकिन तभी कांग वू उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वह उसे मारेगा नहीं। उसकी आंखों में देखकर साफ लग रहा था कि ताइहुन जल्द ही यही दुआ करेगा कि काश वह मर गया होता। कैंगवू उसे घूरता है और ताइहुन अचानक एक डरावनी ऑरा से घिर जाता है। कैंगवू डीमन ओरबस की पावर ऑफ ड्रेड एक्टिवेट करता है और ताइहुन को ऐसा महसूस होता है जैसे एक भयानक डीमन उसके सामने खड़ा हो। वह डीमन उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके भीतर ऐसा डर भर देता है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ताइहुन चीख पड़ता है, उस डीमन से दूर जाने की भीख मांगता है, जबकि वह अपने तीसरे नेत्र से उसे घूर रहा था। शैडो जैसे हाथ उसके शरीर पर रेंगने लगते हैं और वह पागलों की तरह चिल्लाता रहता है। असलियत में बाहर की दुनिया में कैंग वू बस उसके सामने खड़ा था, जबकि ताइहुन जमीन पर रोते रोते अपने होश खो रहा था और डर के मारे खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। आखिर में कैंग वू उसे आखिरी चेतावनी देता है, जो कुछ भी इस घर में हुआ उसके बारे में वह कभी किसी से एक शब्द भी नहीं कहेगा। डीमन ओरबोस अपने टारगेट्स की आत्मा को पकड़कर उसमें ऐसा डर अंकित कर देता है जो जिंदगी भर कभी मिट नहीं सकता। इतना ही नहीं, वह उस व्यक्ति को डीमन किंग का एक तरह का गुलाम भी बना देता है। कांग वू ताइहुन की दयनीय और टूटी हुई हालत को देखकर उसे दफा हो जाने को कहता है। ताइहुन कांपते हुए, अपमान और डर से टूटा हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कैंग वू को राहत मिलती है कि आखिरकार वह उससे छुटकारा पा चुका है। शोला खड़ी होकर देखती है कि उसका बेकार भाई घर से निकल गया है, लेकिन जो कुछ अभी हुआ था उससे वह अब भी स्तब्ध थी। एक बार फिर उसे उसी नाइट इन शाइनिंग आर्मर ने बचाया था, कैंग वू ने, और वह तथाकथित नाइट फिर से फोन लेकर स्क्रॉल करने में लग जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे नाम की चीज ही नहीं है। अगर उसे इस दुनिया में जीना है तो जल्द से जल्द पैसा कमाना होगा। तभी उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें मैजिक स्टोन्स और उनकी कीमतों के बारे में लिखा था। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। वह सियोला से पूछता है कि क्या उसके पास अभी कोई मैजिक स्टोन है। सियोला अपने बैग में तलाश करती है और गॉब्लिन से मिला एक ई रैंक मैजिक स्टोन निकालती है। आर्टिकल के मुताबिक पत्थर जितना गहरा रंग का होता है उतना ही कीमती होता है। कांग वू उसे ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसमें कोई जानी पहचानी मैजिक महसूस नहीं होती। उसे कुछ तो महसूस होता है, लेकिन वह डेमोनिक एनर्जी नहीं थी। उसे याद आता है कि गॉब्लिन्स की एसेंस अब्सॉर्ब करने पर उसकी मैजिक स्टैट बढ़ी थी, इसलिए वह सोचने लगता है कि इन स्टोन्स के अंदर आखिर है क्या। उसे एहसास होता है कि यह डेमोनिक एनर्जी नहीं बल्कि एक अलग तरह की एनर्जी है जिसे मैजिक कहा जाता है। फिर भी वह समझ नहीं पाता कि डेमोनिक एनर्जी आखिर आ कहां से रही है। वह स्टोन वापस सियोला को दे देता है और तय करता है कि फिलहाल ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स इकट्ठा करके जेब भरनी होगी। इसके लिए उसे एक प्लेयर कार्ड चाहिए और उसे पुलिस वालों से हुई मुलाकात याद आती है। सियोला बताती है कि पास में कोई प्लेयर सपोर्ट सेंटर नहीं है, लेकिन सबसे नजदीकी सोल स्टेशन ब्रांच है जहां उसे भी जाना है, और वह उससे पूछती है कि क्या वह साथ चलना चाहेगा। घर की हालत और अपनी मां को देखकर सियोला बताती है कि वह पैसे कमाकर अपने परिवार की मदद करना चाहती है। वह मानती है कि अकेले गेट में घुसने की कोशिश करना उसकी मूर्खता थी और कैंग वू का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी मदद की और उसे सबक भी सिखाया। डीमन किंग मन ही मन सोचता है कि इतने सालों तक सिर्फ घिनौने डीमंस देखने के बाद उसे पहली बार कोई फरिश्ते जैसा इंसान मिला है और वह सच में ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है। सियोला बताती है कि वह फिर से बेसिक सीखकर अपना सेकंड अवेकनिंग अनलॉक करना चाहती है। कंग वू उसे शुभकामनाएं देता है, लेकिन फिलहाल उसकी मदद करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसके बाद सियोला तैयार होने चली जाती है ताकि वे निकल सकें। जब वह अपने कमरे में जाती है, कैंग वू सोचता है कि उसके साथ घूमने से उसकी हंटिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जितना कठोर लगे, वह जानता था कि यह सच है। अभी उसे सिर्फ अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने पर ध्यान देना होगा और बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करना होगा। उधर सियोला कपड़े बदलकर एक सफेद रोब पहनती है। कंग वू खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है और सोचता है कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे हर हाल में अपनी ताकत वापस पानी होगी। वह खुद से कहता है कि उसे वही करना होगा जो उसने हेल में इतने सालों तक किया, हर हाल में टिके रहना। सियोला बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या उसके पास आईडी है
और जाहिर था कि उसके पास नहीं थी। वह तय करती है कि पहले सिटी हॉल जाकर उसके लिए आईडी बनवानी होगी। कुछ समय बाद कैंग वू ट्रेन में बैठा अपने नए आईडी को घूर रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि बिना किसी परेशानी के उसे आईडी मिल गई। जब वह आईडी लेने गया था तो वहां की लेडी ने उससे पूछा था कि क्या उसे और कुछ चाहिए। उसने मना कर दिया, लेकिन उसे अजीब लगा कि उसके गायब होने की कोई रिपोर्ट तक नहीं थी। इतने सालों बाद भी किसी को यह पता नहीं था कि वह गायब हो गया था। यह सोचकर उसका मन भारी हो जाता है और उसे हेल के भयानक दिन याद आने लगते हैं। तभी सियोला उसे आवाज देती है और उसकी तंद्रा टूट जाती है। वह खिड़की की ओर इशारा करके बताती है कि वे जल्द ही प्लेयर स्टेशन पहुंचने वाले हैं। कैंग वू बाहर देखता है और शहर का सुंदर शानदार नजारा देखकर कुछ पल के लिए खो जाता है। सियोला भी उतनी ही उत्साहित थी उस नजारे को देखकर। कैंग वू अपना आईडी वापस जेब में रखता है और कहता है कि अब से सब कुछ अलग होगा। वह सियोला की ओर मुड़कर कहता है कि शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर बाद ट्रेन प्लेयर सपोर्ट स्टेशन पर रुकती है और दोनों उतरकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हैं। वह उसे रास्ता दिखाती है और दोनों प्लेयर सपोर्ट सेंटर के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। इमारत इतनी विशाल थी कि कैंग वू कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। चारों तरफ अनगिनत प्लेयर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा था, कोई ट्रेनिंग स्केड्यूल देख रहा था, कोई पार्टीज बना रहा था। कैंग वू अभी भी उस जगह के आकार और भीड़ को देखकर हैरान था। तभी चियोला कहती है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। वह अपना पुराना फोन उसे देती है ताकि वह बाद में उससे संपर्क कर सके। कैंग वू उसका धन्यवाद करता है और मन ही मन किस्मत को धन्यवाद देता है कि उसकी मुलाकात इतनी दयालु लड़की से हुई। इसके बाद सियोला बेसिक लेक्चर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने चली जाती है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जाते जाते वह कहती है कि उसे थोड़ा समय लगेगा और सुझाव देती है कि बाद में साथ में डिनर करें। कैंग वू बिना एक पल गंवाए हामी भर देता है और इस तरह उसने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ एक और डिनर पक्का कर लिया। कैंग वू एक बार फिर इमारत के अंदर का नजारा देखता है, इतने सारे प्लेयर्स को आते जाते देखता हुआ। तभी उसकी नजर एक टर्मिनल पर पड़ती है जहां आईडी डालकर टिकट लिया जा सकता था। वह आगे बढ़कर अपनी आईडी मशीन में डालता है। मशीन उसकी पहचान कंफर्म करती है और एक वेटिंग टिकट निकाल देती है। इसके बाद स्क्रीन पर निर्देश आता है कि वह टिकट लेकर टेस्टिंग रूम में जाए। अचानक टिकट हल्का सा चमकने लगता है और कैंग वू उलझन में पड़ जाता है। जमीन पर एक ग्लोविंग वे पॉइंट दिखाई देता है जो उसे टेस्टिंग रूम की दिशा दिखा रहा था। वह वहां पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए एक बेंच पर बैठ जाता है। उसके पीछे दो प्लेयर्स बात कर रहे थे। एक ग्रे हेयर्ड आदमी कह रहा था कि उसे टेस्ट में डी रैंक मिला है। उसका दोस्त उसे दिलासा देता है कि अगली बार वह बी रैंक तक पहुंच जाएगा, लेकिन वह खुद हंसकर कहता है कि यह कुछ भी नहीं है, खासकर बाइक कोंगहन या चोंगजू जैसे लोगों के सामने। कैंग वू फोन पर इंटरनेट देखते हुए उनकी बातें सुन रहा था। वे बिग 5 गिल्ड मास्टर्स की चर्चा कर रहे थे जिन्हें फर्स्ट अवेकनिंग में ही एस रैंक मिला था। कहा जाता था कि अगर कोई एस रैंक बन जाए तो इन बड़े गिल्ड्स में सीधे भर्ती भी हो सकता है, लेकिन वे दोनों मानते थे कि वे अभी उस स्तर से बहुत दूर हैं। कैंग वू को भी उन बिग 5 गिल्ड्स और उनके गिल्ड मास्टर्स याद आ जाते हैं। मीर का किम जे हन, रेड रोजेस का चयोंजू, हनूल का बेके कंग ह्यूनारी, जुंग ह्योंगजू और उनुरी का चमिन। ये लोग कोरिया के सबसे बड़े गिल्ड्स के नेता थे और कैंग वू को यकीन था कि अपनी ताकत वापस पाने के बाद उसका सामना उनसे जरूर होगा। वह अपने स्टैट्स के बारे में सोचता है और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। वह जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत वापस पाना चाहता था क्योंकि उसके वर्तमान स्टैट्स बेहद दयनीय थे। फिर भी उसे भरोसा था कि अगर वह प्लेयर ट्रेट्स का सही इस्तेमाल करे तो वह अपने पुराने रूप से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। आखिरकार उसका नंबर पुकारा जाता है और उसे टेस्टिंग रूम में बुलाया जाता है। इतने लंबे इंतजार के बाद वह अंदर जाता है, लेकिन वहां भी उसे फिर बैठने को कहा जाता है, जैसे पहले उसकी पेशेंस की परीक्षा ली जा रही हो। कमरे में कई प्लेयर्स मौजूद थे और वह एक डेस्क के पास जाता है जहां एक अटेंडेंट उसका काम देख रही थी। वह उसकी पहचान कंफर्म करती है और फिर उसे एक मार्बल बॉल देती है जिससे उसकी पावर टेस्ट की जानी थी। उस मार्बल का रंग रैंक के अनुसार बदलता था, जितनी ज्यादा ताकत उतना गहरा रंग। कैंग वू को चिंता होती है कि कहीं उसकी असली ताकत बाहर न आ जाए। वह मार्बल पर हाथ रखता है और मार्बल अचानक बहुत तेज सफेद रोशनी से चमकने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलती कर दी और अटेंडेंट भी हैरान रह जाती है कि किसी की शक्ति इतनी चमकदार हो सकती है। लेकिन टेस्ट खत्म होने पर वह शांत स्वर में कहती है कि वह एफ रैंक है और उससे हाथ हटाने को कहती है। कैंग वू को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। हेल का राजा और एफ रैंक, वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। अटेंडेंट उसे आगे की प्रक्रिया समझाने लगती है, लेकिन वह अभी भी शॉक में था। उसे समझ में आता है कि उसकी पावर सील्ड है, लेकिन एफ रैंक होना उसकी उम्मीद से भी नीचे था। अटेंडेंट बताती है कि उसे ई रैंक प्लेयर कार्ड मिलेगा और वह उसी रैंक के गेट्स में प्रवेश कर सकेगा। हायर रैंक गेट्स में जाने के लिए
उसे किसी गार्डियन की जरूरत होगी। कैंग वू सोचने लगता है कि शायद उसकी एबिलिटीज की प्रकृति की वजह से उसे यह रैंक मिला है। उसके दिमाग में बलाक का ख्याल आता है। अगर उसे पता चलता कि उसके किंग के साथ क्या हुआ तो वह शायद इस अटेंडेंट के टुकड़े कर देता। तभी उसे हेल की यादें फिर से सताने लगती हैं और वह झटके से खुद को संभालता है। वह अटेंडेंट से पूछता है कि रैंक बढ़ाने के लिए उसे क्या करना होगा। वह बताती है कि बेसिक कोर्स पूरा करने पर उसका रैंक डी तक बढ़ सकता है, वही कोर्स जिसमें इस समय स्योला भी भाग ले रही थी। दूसरा तरीका यह था कि वह जितने मैजिक स्टोन्स का लेन देन करेगा उनके आधार पर भी अपना रैंक बढ़ा सकता है। कंग वू तुरंत इसी दूसरे तरीके को चुन लेता है क्योंकि उसके लिए यही ज्यादा एफिशिएंट था। उसे भरोसा था कि स्टोन्स इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। वह जाने ही वाला था कि अटेंडेंट उसे रोकती है और कहती है कि उसका प्लेयर कार्ड आने वाला है, थोड़ा इंतजार करे। वह यह भी प्रस्ताव देती है कि वह उसका बेसिक कोर्स रजिस्ट्रेशन कर सकती है, लेकिन कैंग वू मना कर देता है। अटेंडेंट को उस पर थोड़ा तरस आता है और वह सोचती है कि शायद लो रैंक का झटका उसके लिए बहुत बड़ा रहा होगा। जब दरवाजा खुलता है और कैंग वू बाहर निकलता है तो अटेंडेंट मन ही मन सोचती है कि अगर वह गेट में गया तो शायद जल्दी ही मर जाएगा। उसके हिसाब से एक एफ रैंक के लिए प्लेयर बनना छोड़ देना ही बेहतर होता। तभी उसकी नजर मार्बल बॉल पर पड़ती है जो धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौटने लगी थी। अचानक वह पूरी तरह काली हो जाती है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। वह घबरा जाती है और सोचती है कि शायद मार्बल खराब हो गया है। जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करती है, मार्बल टूटकर बिखर जाता है। वह समझ ही नहीं पाती कि यह कैसे हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कैंग वू का रैंक एफ रैंक ही आया था। डर से उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह टूटी हुई मार्बल को देखती रह जाती है। उसे याद आता है कि जब बी कॉन्ग यून ने टेस्ट दिया था तब भी मार्बल सिर्फ डार्क ग्रे हुआ था, पूरी तरह काला कभी नहीं। वह तुरंत रिसेप्शनिस्ट को बुलाती है ताकि मार्बल बदल दिया जाए और मन ही मन इस ख्याल को झटक देती है कि कोई इतना पावरफुल भी हो सकता है। उधर बिल्डिंग के बाहर कई प्लेयर्स अलग अलग पार्टीज के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। बिल्कुल किसी आरपीजी गेम जैसा माहौल था। किसी को टैंक्स चाहिए, किसी को हीलर्स, किसी को मेजेस, लेकिन थीव्स को कोई पसंद नहीं कर रहा था। कांग वू एक लड़के को देखता है जो थीव था और पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोई उसे मना कर रहा था। कैंग वू को उस पर थोड़ा तरस आता है और वह सोचता है कि आखिर लोग थीव्स को इतना क्यों नापसंद करते हैं, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह अपना प्लेयर कार्ड एक ऑफिसर को दिखाता है जो उसका रैंक कंफर्म करके उसे गेट में जाने देता है। कंग वू गेट के अंदर कदम रखता है और खुद को एक फॉरेस्ट में पाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद उसे कुछ देर चक्कर जैसा महसूस होता है, इसलिए वह थोड़ा रुक कर खुद को संभालता है। फिर स्ट्रेच करके वह मॉन्स्टर्स ढूंढने निकलने का सोचता है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। वह मुड़कर देखता है तो एक विशालकाय आदमी उसके ऊपर खड़ा था, इतना बड़ा कि कैंग वू को एक पल के लिए लगा कि शायद कोई भालू है। वह आदमी पूछता है कि क्या कैंग वू अकेले हंट कर रहा है और क्या उसने सेकंड अवेकनिंग पूरी की है। तभी उसकी टीम की एक लड़की बताती है कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और कैंग वू को पता चलता है कि उस आदमी का नाम टाओ है। कैंग वू जवाब देता है कि उसने अभी सेकंड अवेकनिंग नहीं की है। यह सुनकर टाओ उत्साहित हो जाता है, जिससे उसके टीममेट्स थोड़े घबरा जाते हैं। एक आत्मविश्वासी लेकिन थोड़े भोंदू अंदाज में टाओ कहता है कि कैंग वू के लिए बेहतर होगा कि वह पार्टी के साथ हंट करे, खासकर क्योंकि उसने बेसिक कोर्स भी पूरा नहीं किया। डीमन किंग पहले ही उसके नाटकीय अंदाज से परेशान होने लगा था और टाओ उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता देता है। उसके टीममेट्स खुश नहीं थे क्योंकि उसने उनसे पूछे बिना ही एक अजनबी को इनवाइट कर लिया था। टाओ उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा धमकी भरा था। आखिरकार वह कहता है कि वह उनसे मैजिक स्टोन्स का हिस्सा भी नहीं लेगा, बस कैंग वू को पार्टी में शामिल करने दे दें। लेकिन कैंग वू साफ मना कर देता है और कहता है कि वह सोलो हंट करेगा। उसे किसी ग्रुप की जरूरत नहीं थी जो उसकी रफ्तार धीमी करे। टाओ उसकी बात अनसुनी करके इंट्रोडक्शंस शुरू कर देता है और उसका नाम पूछता है। कंग वू अपना नाम बताता है, लेकिन फिर दोहराता है कि वह पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। टाओ हंसते हुए कहता है कि आराम से कैजुअल बात करे और यह भी बताता है कि वह दिखने में भले बूढ़ा लगे, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 24 ईयर्स है। कंग वू को यकीन नहीं होता क्योंकि वह किसी राष्ट्र के पिता जितना बड़ा लग रहा था। तब टाओ अपना प्लेयर कार्ड दिखाता है जिसमें उसका बर्थ ईयर लिखा था और कंग वू मान लेता है कि वह सच कह रहा है। कंग वू कैजुअल होकर बात तो करने लगता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि इन 5 इयर्स में दुनिया कितनी बदल गई है। वह टाओ को उसके ऑफर के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसके अपने प्लान्स हैं। टाओ के टीममेट्स भी अब कांग वू को लेकर थोड़ा चिंतित दिखते हैं। आखिरकार टाओ उसे अकेला छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जाते जाते चेतावनी देता है कि एक पावरफुल गॉब्लिन होता है जिसे हॉब गॉब्लिन कहते हैं। वह बॉस मॉन्स्टर होता है और आम गॉब्लिन से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत होता है। कांग वू
वू उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देता है और मन ही मन मानता है कि टो असल में काफी अच्छा आदमी है। टू अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। कांग वू मन ही मन सोचता है कि अगर वह सच में एक बिगिनर रैंक प्लेयर होता तो शायद उनके साथ चला जाता, लेकिन अभी जो करना था वह अकेले ही बेहतर हो सकता था। यह तय करके वह जंगल के भीतर शिकार शुरू करने निकल पड़ता है। वह बिजली की गति से पेड़ों के बीच दौड़ता है और रास्ते में गॉब्लिन्स के पैरों के निशान देख लेता है। कुछ ही देर में वह एक कैंप तक पहुंच जाता है जहां हर तरफ बदसूरत गॉब्लिन्स भरे हुए थे। वह बिना किसी शोर के अंदर घुसता है और सबसे पहले एक गॉब्लिन को गिरा देता है, इससे पहले कि बाकी को कुछ समझ आए। फिर अपनी आर्म ब्लेड्स निकालकर दूसरे गॉब्लिन को भी काट गिराता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसे जैकपॉट मिल गया है। गॉब्लिन्स डर तो जाते हैं लेकिन अपने हथियार कसकर पकड़ लेते हैं और उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कांग वू जैसे कोई सज्जन हो हाथ बढ़ाकर उन्हें संकेत देता है कि लड़ाई शुरू हो सकती है। बेचारे गॉब्लिन्स गुस्से में उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन डीमन किंग के सामने वे कुछ भी नहीं थे। एक एक करके वह उनके सिर काटता जाता है इससे पहले कि वे एक भी वार कर सकें, और गॉब्लिन्स उस पर झपटते जाते हैं, लेकिन कोई भी हेल के राजा के सामने टिक नहीं पाता। ये मॉन्स्टर्स उसके लिए कोई असली चुनौती ही नहीं थे और वह आसानी से पूरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है। लड़ाई लगातार चलती रहती है और गॉब्लिन्स जैसे समझ ही नहीं पा रहे थे कि कब भागना चाहिए, जैसे उनके दिमाग सड़ चुके हों। कुछ देर बाद गॉब्लिन्स को एहसास होने लगता है कि वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और डर से कांपने लगते हैं। इतने सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद कैंग वू देखता है कि अभी भी बहुत से बाकी हैं और वह उल्टा खुश हो जाता है कि खेलने के लिए इतने सारे दुश्मन हैं। वह बिना रुके अपना हमला जारी रखता है। आखिरकार लंबे समय तक लड़ने के बाद वह थोड़ा थक जाता है। उसके सामने काउंटलेस गॉब्लिन बॉडीज पड़ी थीं और वह मानता है कि उन्हें खत्म करना आसान नहीं था, चाहे वे उससे कमजोर ही क्यों न हों। तभी सिस्टम विंडो सामने आती है और बताती है कि गॉब्लिन्स को मारने से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और उसका लेवल 4 पॉइंट्स बढ़ गया है। कैंग वू यह भी नोटिस करता है कि लेवल अप करने पर डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स भी जमा हो रहे हैं। इसके बाद वह एक गॉब्लिन के शव को छूता है और ग्लटनी की शक्ति का इस्तेमाल बाकी लाशों पर करता है। उसे पता चलता है कि उनके शरीरों में डिमोनिक एनर्जी के ट्रेसेस मौजूद हैं, लेकिन वह मैजिक स्टोन से नहीं आ रही थी। वह यह भी समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स के मरने के समय के हिसाब से उनके शरीर में डिमोनिक एनर्जी की मात्रा बदलती है, यानी अगर वह ताज़ा मरे हुए मॉन्स्टर्स को कंज्यूम करे तो उसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। वह तुरंत एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और खुश होता है कि वह एक ही समय में मैजिक स्टोन्स बेचकर पैसा भी कमा सकता है और डिमोनिक एनर्जी भी हासिल कर सकता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसे बस स्टोन्स इकट्ठा करने थे। स्टोन्स उठाते हुए वह कल्पना करने लगता है कि उन्हें बेचकर कितना चिकन खरीद सकता है। इतना ही नहीं, वह सोचने लगता है कि गॉब्लिन्स की हड्डियां और मांस अलग करना भी किसी चिकन को खाने जैसा ही है। उसके मुंह में पानी आने लगता है और वह सोचता है कि पैसे मिलते ही चूला के साथ जाकर कुछ अच्छा खाएगा। चूला के हाथ से खाना खाने की कल्पना करते करते वह पागलों की तरह स्टोन्स बटोरने लगता है जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर हो। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और हवा में अजीब सा तनाव भर जाता है। कैंग वू तुरंत समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और मुड़कर देखने लगता है कि यह सब क्या है। जंगल के भीतर से एक विशालकाय गॉब्लिन बाहर आता है और कैंग वू को तुरंत याद आता है, शायद यही वह हॉबगॉब्लिन है जिसके बारे में टू ने चेतावनी दी थी। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी और उसकी नजर इतनी भयानक थी कि किसी भी आम इंसान का दिल बैठ जाए। वह कैंग वू को देखता है और एक जोरदार चीख के साथ पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ता है। कैंग वू एक पल के लिए चौंक जाता है जब वह देखता है कि यह मॉन्स्टर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। हॉबगॉब्लिन सीधे उस पर झपटता है और उसके पास प्रतिक्रिया देने के लिए सिर्फ एक पल था। कैंग वू अपनी ब्लेड्स निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वह शांत बना रहता है क्योंकि उसे भरोसा था कि उसकी डिमोनिक एनर्जी उस हॉबगॉब्लिन की मैजिक पावर से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। मॉन्स्टर अपनी भारी तलवार ऊपर उठाकर कैंग वू पर वार करता है, लेकिन डीमन किंग आखिरी क्षण में उसे डॉज कर लेता है। इतने विशाल आकार के बावजूद हॉबगॉब्लिन की गति कम नहीं थी। वह कैंग वू पर लगातार नजर बनाए रखता है और फिर से हमला करता है। कैंग वू मुश्किल स्थिति में फंस जाता है, लेकिन हवा में रहते हुए भी वह उस वार को अपने ब्लेड से रोक लेता है। मगर मॉन्स्टर यहीं नहीं रुकता। वह तुरंत आगे बढ़कर उसे कुचल देने के लिए फिर तलवार घुमाता है। भारी वार जमीन पर गिरते ही चारों तरफ तबाही मच जाती है,
लेकिन कैंग वू किसी तरह अपने ब्लेड्स से उसे फिर रोक लेता है। असली समस्या अब सामने आती है, दोनों के वजन और ब्रूट स्ट्रेंथ का फर्क। कैंग वू वॉर को एक तरफ मोड़कर जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉबगॉब्लिन अपने शोल्डर पैड से उसे रोक देता है। कैंग वू के स्टैट्स अभी भी कम थे, इसलिए उसका वार असर नहीं करता और रिकॉइल की ताकत से वह पीछे की ओर जा गिरता है। वह समझ जाता है कि अगर उसे जीतना है तो जल्दी से कोई बड़ा मौका ढूंढना होगा। हॉबगॉब्लिन पागलों की तरह वार पर वार करता जाता है और कैंग वू हर बार बाल बाल बचता है। मॉन्स्टर का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन उसकी रफ्तार और लगातार हमले उसे खतरनाक बना रहे थे। कैंग वू लगातार डॉज करता है, लेकिन अब तक उसे हमला करने का कोई सही मौका नहीं मिला था। हर वार इतना खतरनाक था कि एक भी चूक उसका सिर उड़ा सकती थी। वह मान लेता है कि यह हॉबगॉब्लिन उन छोटे गॉब्लिन्स से बिल्कुल अलग स्तर का दुश्मन है। आखिर बॉस लेवल मॉन्स्टर से यही उम्मीद होती है। वह फिर एक वार से बचने के लिए कूदता है और मॉन्स्टर की तलवार पीछे खड़े एक पेड़ को आधा काट देती है। अब तो हालत यह थी कि मॉन्स्टर अपने ही इलाके को तबाह कर रहा था और उसके पास कोई सबॉर्डिनेट भी नहीं था जो उसे संभाल सके। कैंग वू के लिए वह अब भी सिर्फ एक शिकार था जो जल्द ही अपने अंत से मिलने वाला था। वह अचानक जमीन से एक मरे हुए गॉब्लिन की खोपड़ी उठाता है और उसे मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर फेंक देता है। हॉबगॉब्लिन जैसे ही अपने साथी की खोपड़ी देखता है, कैंग वू की इस हरकत से बुरी तरह भड़क उठता है और गुस्से में उसकी ओर झपटता है। लेकिन यही कैंग वू की योजना थी। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और अपने भीतर जमा गुस्से और शक्ति को इकट्ठा करके डीमन क्रॉस की शक्ति रेज का इस्तेमाल करता है और उस ऊर्जा को हॉबगॉब्लिन की ओर धकेल देता है। पहली नजर में लगता है कि मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल वह और भी ज्यादा उग्र हो जाता है, पूरी तरह बेकाबू होकर कैंग वू को खत्म करने पर उतारू। कैंग वू हल्की मुस्कान के साथ समझ जाता है कि उसकी योजना सफल रही। हॉबगॉब्लिन फिर वार करता है। कैंग वू बच निकलता है और इस बार पीछे खड़े कई पेड़ एक ही वार में गिर जाते हैं। मॉन्स्टर अब बिना सोचे समझे हमला कर रहा था, अपने आसपास की किसी चीज की परवाह किए बिना। कैंग वू मन ही मन समझाता है कि यह स्किल दुश्मन की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, लेकिन साथ ही उसे पूरी तरह पागल भी बना देती है। अपनी सुध बुद्ध खोकर हॉबगॉब्लिन हर दिशा में तलवार घुमाता रहता है, जो भी सामने आता है उसे काटता हुआ। यह अराजकता कैंग वू के लिए फायदेमंद साबित होती है। अब उसके लिए हमलों से बचना आसान हो गया था। आखिर उसे मौका मिल जाता है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर की टांग पर वार करता है, जिससे वह घुटनों के बल गिर पड़ता है। लेकिन हॉबगॉब्लिन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। और भी ज्यादा गुस्से में वह तलवार उठाकर फिर हमला करता है, मगर अब कैंग वू को यकीन था कि जीत उसकी है। वह आगे बढ़ता है और अपने ब्लेड से मॉन्स्टर के सिर को भेद देता है। इस तरह वह पहला मॉन्स्टर बनता है जिसे सीधे ताकत से नहीं, बल्कि एक बफ के सहारे हराया गया था। कैंग वू गहरी सांस लेता है और कहता है कि यह लड़ाई काफी झुंझलाने वाली थी। अगर उसकी पुरानी शक्तियां होती तो यह बहुत आसान होता। तभी सिस्टम विंडो सामने आती है और संदेश दिखता है कि उसने अकेले एक मॉन्स्टर हाइडआउट साफ किया है, इसलिए उसे 150% बोनस एक्सपीरियंस मिला है और उसका लेवल 3 और बढ़ गया है। इतना ही नहीं, लेवल 11 पर पहुंचने के कारण उसकी सेकंड अवेकनिंग एबिलिटी भी अनलॉक हो जाती है, इनसेशिएबल हंगर। यह एबिलिटी उसे ग्लटनी की शक्ति से डिफीटेड टारगेट से और ज्यादा डिमोनिक पावर अब्सॉर्ब करने देगी। प्लेयर होने के फायदे और इस नई शक्ति के साथ उसे पूरा भरोसा था कि वह तेजी से और मजबूत होता जाएगा। वह बिना देर किए मरे हुए हॉबगॉब्लिन पर अपनी नई शक्ति आजमाने का फैसला करता है। कैंग वू ग्लटनी एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर के शव को एक गहरे काले धुएं जैसा आवरण घेर लेता है। वह नोटिस करता है कि धुआं पहले से ज्यादा गहरा है और समझ जाता है कि यह उसकी नई एबिलिटी का असर है। ऊर्जा उसके भीतर समाने लगती है और उसका डीमोनिक एनर्जी स्टैट 3 पॉइंट्स बढ़ जाता है। अब उसे पूरा भरोसा था कि जितने मजबूत मॉन्स्टर्स वह हराएगा, उतनी तेजी से उसकी ताकत लौटेगी। एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद वह खड़ा होता है और महसूस करने की कोशिश करता है कि डिमोनिक एनर्जी बढ़ने से उसकी ताकत पर कितना असर पड़ा है। कैंग वू शांत बैठकर अपनी शक्तियों पर ध्यान लगाता है और जो महसूस करता है उससे खुद ही चौंक जाता है। वह सिर्फ थोड़ा सा मजबूत नहीं हुआ था, उसकी ताकत उम्मीद से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये बढ़ोतरी उसे हैरान करती है, क्योंकि बिना वजह इतनी तेज पावर स्पाइक खतरनाक भी हो सकती है। ध्यान की गहराई में वह अपने भीतर के मिरियड डीमन गेट तक पहुंचता है। वहां की उथली लहरों के बीच उसे महसूस होता है कि गेट पर लगा सील पहले से कमजोर हो गया है। वह उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि अवेकनिंग के अलावा उसे कोई और बदलाव महसूस नहीं हुआ था। कुछ ही क्षण बाद उसके मन में एक विचार आता है, शायद हर अवेकनिंग के साथ उस गेट का सील थोड़ा और कमजोर हो जाता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन अगले ही पल
उसका चेहरा एक अजीब पागलपन भरी खुशी से भर जाता है। अगर वह इसी तरह लेवल बढ़ाता रहा तो एक दिन वह अपनी असली ताकत जरूर वापस पालेगा। यही सोच उसे और ऊंचे रैंक के गेट्स में जाने और जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करने की इच्छा देती है। वह मरे हुए हॉबगॉब्लिन का मैजिक स्टोन उठाता है और भी खतरनाक मुस्कान के साथ अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचता है, लेवल 20 तक पहुंचकर तीसरी अवेकनिंग हासिल करना। कुछ समय बाद दृश्य एक रेस्टोरेंट में बदलता है जहां लोग हंसते बोलते खाते पीते नजर आते हैं। एक मेज पर कैंग वू और चोला बैठे थे और कैंग वू किसी भूखे इंसान की तरह खाना साफ कर रहा था। वह चिकन को ऐसे खा रहा था जैसे बरसों से इंतजार कर रहा हो और ठंडी बियर के साथ हर कौर का आनंद ले रहा था। साधारण इंसानों की तरह अच्छा खाना उसे सच्ची खुशी दे रहा था। सियोला उसकी खाने की आदतों को देखकर थोड़ा असहज तो थी, लेकिन अब उसे इसकी आदत पड़ने लगी थी। वह मुस्कुराकर पूछती है कि क्या खाना सच में इतना अच्छा है, और कैंग वू तुरंत कह देता है कि यह सबसे बढ़िया है। तभी वह उसे छेड़ते हुए पूछती है, क्या यह उसके बनाए किमची स्ट्यू से भी बेहतर है? कैंग वू एक पल के लिए फंस जाता है, क्योंकि किसी महिला के खाने की बुराई करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह सही जवाब दे देता है और कहता है कि उसे सियोला का किमची स्ट्यू चिकन से भी ज्यादा पसंद है। सियोला हंस देती है और कहती है कि वह तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन कैंग वू अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता है कि उसने सही जवाब दिया। वह उसे अपने हिस्से का कुछ चिकन भी देती है, जैसे उसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखा रही हो। कांग वू अभी भी मुंह में खाना भरे बैठा था, तभी चोला उससे एक सवाल पूछती है, उसके परिवार या दोस्तों के बारे में। कांग वू कुछ पल चुप रहता है, धीरे से बियर का घूंट लेता है और फिर गिलास जोर से मेज पर रख देता है। आवाज इतनी तेज थी कि एक फोर्क मेज से गिर पड़ता है। वह भारी आवाज में कहता है कि उसके पास न परिवार है न दोस्त, यहाँ तक कि रहने के लिए घर भी नहीं है। चोला की आंखों में चिंता झलकती है और वह पूछती है कि वह सोता कहाँ है। कांग वू शांत स्वर में कहता है, कहीं नहीं। वह झुककर गिरी हुई फोक उठाता है और चोला का चेहरा उदासी से भर जाता है। कुछ पल सोचने के बाद वह धीरे से कहती है कि अगर उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है तो वह उसके घर रह सकता है। कैंग वू उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा कह रही है। सियोला मुस्कुराकर कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं कि उसने उसकी कितनी मदद की है। कैंग वू उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और दोनों हल्की मुस्कान के साथ इस नए फैसले के लिए खुद को शुभकामनाएं देते हैं। कम से कम आज की रात उसे सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। सियोला महसूस करती है कि कांग वू के दिल पर बहुत कुछ बोझ है, बहुत सी बातें जो उसने अभी तक किसी से नहीं कही हैं। तभी कांग वू को कुछ याद आता है। वह अपनी जेब से पैसे का एक बंडल निकालकर उसकी ओर सरका देता है और कहता है कि इसमें लगभग 3 मिलियन वॉन है। सियोला हैरान रह जाती है और पूछती है कि वह उसे इतना पैसा क्यों दे रहा है। कांग वू कहता है कि इसे वह उसके घर रहने की फीस समझ ले, लेकिन सियोला तुरंत मना कर देती है। उसे लगता है कि इतने पैसे लेना गलत होगा, खासकर जब उसने पहले ही उसकी इतनी मदद की है। कांग वू फिर भी जिद करता है, कहता है कि वह जानता है कि उसकी फैमिली आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। वह फिर मना करने की कोशिश करती है तो कांग वू कहता है कि इसे ग्रोसरीज के पैसे समझ ले, इस तरह यह दोनों के काम आएगा। कुछ पल सोचने के बाद सियोला पैसे स्वीकार कर लेती है और धन्यवाद देती है। कांग वू उसकी आंखों की मासूमियत देखकर कुछ पल के लिए खो जाता है और कहता है कि उसे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। सियोला मुस्कुराकर वादा करती है कि वह सबसे बढ़िया मांस लाकर उसके लिए शानदार किमची स्ट्यू बनाएगी, और कांग वू, जो अपने पसंदीदा खाने के नाम पर ही पागल हो जाता है, ये सुनकर बच्चे की तरह खुश हो उठता है, जैसे उसे रोज वही खाना मिलने वाला हो जिसकी उसने हजारों साल तक सिर्फ कल्पना की थी। कांग वू उसे मुस्कुराकर एक एंजल कहता है और मजाक मजाक में वादा करता है कि वह और ज्यादा मैजिक स्टोन्स बेचकर पैसे कमाएगा ताकि उसे खुश रख सके। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे वे पहले से ही शादीशुदा हों। अपनी खुशी शांत होने के बाद वह उससे पूछता है कि क्या पास में कोई डी रैंक गेट है। सियोला बताती है कि एक गेट तो है, लेकिन वह उसमें नहीं गई क्योंकि वहां लिजर्डमैन भरे हुए हैं। लिजर्डमैन का नाम सुनते ही कांग वू की आंखों में चमक आ जाती है। वह तय कर लेता है कि अगले ही दिन वहां जाएगा। मजबूत मॉन्स्टर्स को हराकर वह जल्दी अवेकनिंग्स हासिल कर सकता था और साथ ही खूब पैसा भी कमा सकता था। वह चिकन का एक टुकड़ा उठाते हुए अचानक सोचने लगता है कि क्या लिजर्ड का मांस भी स्वादिष्ट होता होगा, और यही सवाल चियोला से पूछ बैठता है। रात को सियोला के अपार्टमेंट में एक कमरे की लाइट जलती है। वह कांग वू से कहती है कि वह उसी कमरे में रह सकता है क्योंकि पहले वह उसके भाई का था। कांग वू नरम बिस्तर पर बैठता है और उसे धन्यवाद देता है कि इतने समय बाद उसे आराम से सोने का मौका मिल रहा है। सियोला बाहर जाते हुए लाइट बंद कर देती है और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। दरवाजा बंद होने से पहले कांग वू हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रहता है। फिर वह बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है कि पिछले 10,000 ईयर्स में उसने ऐसा आराम कभी महसूस नहीं किया था। कमरे की शांति और सुकून उसे और भी सुकून देता है।
धीरे धीरे नींद में डूबते हुए वह मान लेता है कि अर्थ पर लौटने का उसका फैसला सही था। अगले दिन वह एक डंजन गेट की ओर निकलता है। वहां हमेशा की तरह प्लेयर्स की भीड़ थी जो पार्टीज बनाने के लिए लोगों को बुला रहे थे। अब जबकि वह डी रैंक प्लेयर था, वह नोटिस करता है कि कई बस पार्टीज प्लेयर्स को रिक्रूट कर रही थीं ताकि वे तीसरी अवेकनिंग हासिल कर सकें। रास्ते में उसकी नजर फिर उसी थीफ लड़के पर पड़ती है जो हर बार की तरह किसी पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। कैंग वू को उस पर थोड़ा तरस आता है, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ जाता है। वह ऑफिसर्स को अपना आईडी दिखाता है और गेट के अंदर चला जाता है। इस बार वह एक बहुत घने और अंधेरे जंगल में पहुंचता है जहां हवा में एक अजीब सी रहस्यमय ऊर्जा थी। वह अपने शरीर को हल्का सा वार्म अप करता है और अंदर छिपे खतरों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह साइलेंस की शक्ति एक्टिवेट करता है जिससे उसके कदम पंख जितने हल्के हो जाते हैं। इसके बाद वह जंगल में दौड़ पड़ता है। उसे सियोला की बात याद आती है। लिजर्डमैन आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन उनकी नजरें तेज नहीं होती, इसलिए उन्हें चुपचाप अप्रोच करना चाहिए, वरना वे झुंड में हमला कर सकते हैं। कुछ ही देर में कैंग वू को 3 लिजर्डमैन दिखाई देते हैं। साइलेंस की वजह से वे उसे नोटिस नहीं कर पाते। उसकी आंखों में अब साफ इरादा था, मारना। उसे यह भी याद आता है कि सियोला ने बताया था कि लिजर्डमैन की कमजोरी फायर है। कैंग वू तुरंत डेविल एंड्रेस की हेल फायर शक्ति एक्टिवेट करता है और लपटें उन पर छोड़ देता है। इससे पहले कि वे समझ पाते, आग उनकी त्वचा को जला देती है और कुछ ही सेकंड में वे तड़पने लगते हैं। कैंग वू उन्हें बेरहमी से जला देता है और वे लाचार होकर नदी में कूद पड़ते हैं आग बुझाने की कोशिश में। लेकिन कैंग वू बताता है कि यह आग सामान्य तरीके से नहीं बुझती जब तक डिमोनिक एनर्जी या मैजिक से जबरदस्ती हटाई न जाए। वे धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाते हैं क्योंकि यह आग शरीर नहीं बल्कि लाइफ फोर्स को जलाती है। इसके बाद कैंग वू उनके शवों पर ग्लटनी का इस्तेमाल करता है और डिमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। ऊर्जा अब्सॉर्ब करते हुए उसे तैहून की गिल्ड एंड्रोस का नाम याद आता है और वह सोचता है कि उसने यह नाम पहले कहीं सुना है। वह मन ही मन तय करता है कि अगर चीजें उसके खिलाफ गईं तो वह सब कुछ नष्ट करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तभी उसे आहट सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है तो पेड़ों पर और लिजर्डमैन खड़े थे जो अपने साथियों की हालत देखकर गुस्से में थे। कैंग वू के लिए यह सिर्फ एक और मौका था ताकत हासिल करने का। उनसे निपटने के बाद वह सोचने लगता है कि क्या उसे झुंड में शिकार करना चाहिए या एक एक करके। तभी अचानक कोई उसे आवाज देता है। वह मुड़कर देखता है तो कुछ लोग उसे देख रहे थे। उनमें से एक उसे बिगिनर समझकर पूछता है कि क्या वह उनकी गिल्ड हंट में शामिल होना चाहता है। कैंग वू पहले से ही उनकी मौजूदगी से थोड़ा चिढ़ा हुआ था। वह उनकी ओर देखता है और ठंडे स्वर में पूछता है, उनकी गिल्ड का नाम क्या है। पार्टी का लीडर घमंड भरे चेहरे के साथ कहता है कि वे एंड्रेस गिल्ड के सदस्य हैं। कैंग वू उसकी गर्दन में लटकते पेंडेंट को देखता है और उस आदमी की बनावटी शान पर अंदर ही अंदर हंसता है। वह मुड़कर जाने लगता है और साफ कह देता है कि उसे उनकी पार्टी में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर वह बेवकूफ सा दिखने वाला लीडर भड़क उठता है। उसके पास खड़ी लड़की धीरे से पूछती है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि अगर वे खाली हाथ लौटे तो उनका मास्टर खुश नहीं होगा। यह सुनकर लीडर तय करता है कि वे कैंग वू को पीटेंगे और अधमरी हालत में घसीटते हुए ले जाएंगे। जब किसी पार्टी की अगुवाई एक मूर्ख कर रहा हो तो नतीजा ऐसा ही होता है। सबके चेहरों पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जैसे वे मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार हों। लीडर अपने आर्म ब्रेसेस आपस में टकराता है और अपने साथियों से कहता है कि वे कैंग वू को असली जिंदगी का सबक सिखाने वाले हैं। और यह बात खुद ही इतनी मूर्खतापूर्ण लग रही थी कि सुनकर ही हंसी आ जाए। उधर कैंग वू जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ते में मिलने वाले हर लिजर्ड मैन को जलाते हुए। बेचारे मॉन्स्टर्स चीखते रहते, लेकिन हेलफायर की लपटों से बचने का कोई तरीका नहीं था। वह हर एक को हराने के बाद उनकी ऊर्जा अब्सॉर्ब करता जाता है। कुछ देर बाद वह उस इलाके के लगभग सभी लिजर्डमैन को खत्म कर देता है और आखिरी को अब्सॉर्ब करते हुए सोचता है कि शायद उसे जोखिम उठाकर तेजी से लेवल अप करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी वह इस पर विचार करता रहता है कि सही रास्ता क्या होगा। तभी फिर कोई उसे आवाज देता है। वह तुरंत आवाज पहचान लेता है, वही मूर्ख पार्टी लीडर। वह अपने साथियों के साथ सामने आता है और ताना मारते हुए कहता है कि वे बस यह देखने आए हैं कि उनका नया रिक्रूट ठीक से शिकार कर रहा है या नहीं। कैंग वू समझ जाता है कि यह आदमी कमजोरों को तंग करने वाला एक और सिरफिरा है और वह भी खेल में शामिल होने का नाटक करता है। वह शांत स्वर में कहता है कि चिंता की कोई जरूरत नहीं, वह अपने दम पर अच्छी तरह हंट कर रहा है। लीडर उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि अगर वह सच में लड़ रहा होता तो उसके कपड़े फटे होते और आसपास लाशें पड़ी होती। कैंग वू कहता है कि वह बस आराम कर रहा है और यह सुनकर वह आदमी और चिढ़ जाता है। वह पूछता है कि कैंग वू अपने सीनियर से इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है और कैंग वू ठंडे स्वर में कहता है कि उसकी नौटंकी अब बेहद परेशान करने लगी है। यह सुनकर लीडर का चेहरा गुस्से से भर जाता है, जैसे अभी उसे चीर कर रख देगा।
देगा। लेकिन कैंग वू को उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह उल्टा पूछ लेता है कि क्या वह सच में लड़ना चाहता है। साथ खड़ा एक बदसूरत सा लैकी भड़क जाता है, लेकिन लीडर उसे रोक देता है। वह खुद कंग वू को सबक सिखाना चाहता था। कंग वू के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह इस बेवकूफ को धूल चटाने के लिए बेचैन है। लीडर तलवार निकालकर उसे अपने मेटालिक आर्म ब्रेसेस से टकराने लगता है और बाकी पार्टी मेंबर्स उत्सुकता से देखते रहते हैं। वह याद दिलाता है कि लिजर्डमैन आवाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन कांग वू उसकी इस चाल से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वह बस हल्का सा सिर टेढ़ा करके मुस्कुराता है, जैसे किसी बच्चे की शरारत देख रहा हो। तेज हवा चलने लगती है और तलवार की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। कुछ ही देर में जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। लिजर्डमैन का झुंड आवाज की ओर बढ़ रहा था। लीडर अपने मेज को आदेश देता है कि एक मैजिक बैरियर खड़ा करे ताकि मॉन्स्टर्स उनसे टकरा न सकें। बैरियर बनते ही वह कैंग वू की ओर मुड़कर हंसता है और पूछता है कि अब वह क्या करेगा। वह उसे घुटनों के बल बैठकर मदद की भीख मांगने को कहता है, क्योंकि उसे लगता था कि इतने सारे लिजर्डमैन से कैंग वू अकेला नहीं निपट पाएगा। लेकिन कैंग वू तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह ठंडी नजरों से लीडर को देखता है और पूछता है, बस इतनी सी चाल थी उसकी? लीडर के चेहरे पर हल्की घबराहट उभरने लगती है और कैंग वू कहता है कि जब सस्ती चालें चलनी हो तो पूरी ताकत से चलनी चाहिए। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह अपने हाथ आपस में जोर से बजाता है और एक भयानक ध्वनि शक्ति पूरे जंगल में गूंज उठती है, इतनी तेज कि दर्जनों मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर सके। एंड्रेस गिल्ड के मेंबर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन उनके पैरों के नीचे बुरी तरह कांपने लगती है, जैसे पूरा जंगल जाग उठा हो। कंग वू जमीन पर और जोर से पैर पटकता है, जिससे शोर और भी बढ़ जाता है। पार्टी का लीडर अब अपनी जान के डर से कांपने लगता है और उससे गुहार लगाता है कि वह रुक जाए, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। कंग वू अचानक शोर करना बंद कर देता है और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता है। वह आदमी उसे पागल कहता है, लेकिन अब हालात सच में दिलचस्प होने वाले थे। बैरियर के अंदर खड़े पार्टी मेंबर्स जंगल की तरफ घबरा कर देख रहे थे, जहां से लिजर्डमैन धीरे धीरे निकलते हुए पास आ रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे चारों ओर से घिर जाते हैं और सबके चेहरों पर डर साफ दिखने लगता है। मेज के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसने एक साथ इतने लिजर्डमैन कभी नहीं देखे थे। लीडर उसे डांट कर कहता है कि खुद को संभाले, क्योंकि बैरियर किसी भी पल टूट सकता है। फिर वह कैंग वू पर गुस्सा निकालता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या वह चाहता है कि सब यहीं मर जाए। कैंग वू उसकी बात पर बस हंसता है और एक पेड़ की डाल पर कूद जाता है। लीडर डर के साथ उसे देखता है, सोचता है कि कहीं वह भाग तो नहीं रहा। कैंग वू शांत स्वर में कहता है कि उसे पहले से पता है कि लिजर्डमैन आवाज के प्रति संवेदनशील होते हैं। तभी मॉन्स्टर्स बैरियर पर टूट पड़ते हैं और लगातार वार करने लगते हैं। मेज पूरी ताकत से शील्ड बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन हर पल हमले और तेज होते जा रहे थे। लीडर गुस्से में कैंग वू को गालियां देता रहता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका अंत करीब है। कैंग वू ठंडे स्वर में जवाब देता है कि मरने वाले वे लोग हैं, वह नहीं। अगले ही पल कैंग वू साइलेंस की शक्ति एक्टिवेट करता है और अपनी मौजूदगी पूरी तरह छिपा लेता है। लिजर्डमैन उसे अनदेखा कर देते हैं और बैरियर पर टूट पड़ते हैं। तभी लीडर को अचानक समझ आता है कि कैंग वू साउंड को कंट्रोल कर सकता है और उसी पल बैरियर टूट जाता है। कुछ ही सेकंड में मॉन्स्टर्स उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं। वह मेज को फिर से बैरियर बनाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मुड़कर देखता है तो एक लिजर्डमैन की पूंछ उसके शरीर को आर पार कर चुकी थी। वह आंसू भरी आंखों से उसे देखती है और अगले ही पल मॉन्स्टर्स उसे नोचने लगते हैं। लीडर घुटनों के बल गिर जाता है और बेबस होकर यह सब देखता रहता है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अपने साथियों की लाशों से घिरा वह कांपता हुआ खड़ा रहता है, कोशिश करता है कि कोई आवाज न करे ताकि अगला शिकार वह न बने। लेकिन कुछ ही पल में मॉन्स्टर्स उसकी ओर मुड़ जाते हैं। वह डर के मारे कैंग वू से दया की भीख मांगता है, मान लेता है कि वह गलत था और घमंड कर रहा था। कंग वू उसका नाम लेकर मुस्कुराता है और बस इतना कहता है कि उसे लड़ाई के लिए शुभकामनाएं। अगले ही पल लिजर्डमैन उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में उसका अंत हो जाता है। कंग वू चुपचाप खड़ा यह सब देखता रहता है। उसके मन में बस एक ही विचार था, बुराई से लड़ने के लिए उससे भी बड़ी बुराई चाहिए और हत्या की नीयत से लड़ने के लिए उससे भी गहरी नीयत। एंड्रोस गिल्ड की पार्टी के खत्म होने के बाद कैंग वू बाकी मॉन्स्टर्स को हेलफायर से जला देता है और पूरे इलाके को साफ कर देता है। उसे इस बात से थोड़ी निराशा भी होती है कि सब कुछ उसके लिए इतना आसान रहा। जब फ्लेम्स अपना काम कर देती हैं तो वह ग्लटनी एक्टिवेट करता है ताकि डिमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। तभी सिस्टम विंडो सामने आ जाती है और संदेश देता है कि वह गाया सिस्टम से प्रोटेक्टेड टारगेट्स पर ग्लटनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे याद आता है कि गाया सिस्टम का नाम उसने पहली बार तब सुना था जब वह अर्थ लौट रहा था। सामने पड़ी मानव लाशों को देखकर उसे समझ आता है कि प्लेयर्स इसी गाया सिस्टम द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं।
उसे थोड़ी निराशा होती है कि वह उनके शरीर अब्जॉर्ब करके उनकी एबिलिटीज हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी वही थी। जितनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी वह जुटा सके, उतना ही वह अपनी असली ताकत के करीब पहुंचता जाएगा। कैंग वू की डिमोनिक एनर्जी स्टैट बढ़कर 30 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है। वह इसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि यह पहले की तुलना में काफी ज्यादा थी। फर्क सिर्फ मात्रा का ही नहीं था, गुणवत्ता भी बढ़ चुकी थी। वह हेलफायर की शक्ति एक्टिवेट करके देखता है और तुरंत समझ जाता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अब उसे बस लेवल अप करते रहना था, क्योंकि उसकी तीसरी अवेकनिंग ज्यादा दूर नहीं थी। वह सनबी की लाश के पास पड़ा आखिरी मैजिक स्टोन उठाता है और सोचता है कि इतनी शिकार करने के बाद उसका लक्ष्य बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद वह और शिकार करने के लिए जंगल के भीतर गहराई में चला जाता है। 3 दिन बाद सियोला के अपार्टमेंट में कैंग वू हमेशा की तरह अपने पसंदीदा खाने का एक पूरा बर्तन खत्म कर रहा था। वह उसकी कुकिंग की तारीफ करता है और सियोला पूछती है कि क्या वह फिर से हंटिंग पर जा रहा है। कैंग वू कहता है कि हाँ, और वह डिनर के आसपास लौट आएगा। सियोला थोड़ा चिंतित होती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने एक दिन भी आराम नहीं किया था। वह केटल चढ़ाते हुए कहती है कि वह खुद को बहुत ज्यादा थका रहा है, लेकिन कैंग वू उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। सियोला बताती है कि कुछ ही दिनों में उसके लेसन्स खत्म हो जाएंगे और वह भी गॉब्लिन हंटिंग शुरू करने वाली है। उसे यकीन नहीं था कि वह कितना अच्छा कर पाएगी, लेकिन वह जल्द से जल्द अपनी सेकंड अवेकनिंग हासिल करना चाहती थी। कैंग वू उसे दिलासा देता है कि वह जरूर सफल होगी। सियोला उसे जाने से पहले एक और कप टी ऑफर करती है ताकि वह थोड़ा तरोताजा महसूस करे, और कैंग वू मना नहीं कर पाता। तभी सियोला को कुछ याद आता है और वह गेट से जुड़ी एक खबर के बारे में पूछती है। वह बताती है कि हाल ही में काउ प्लेयर्स नाम के लोगों की अफवाह फैल रही है, ऐसे प्लेयर्स जो अपना रैंक छिपाकर दूसरे प्लेयर्स पर हमला करते हैं। वह कहती है कि शायद यह सिर्फ अफवाह हो, लेकिन उसे गेट्स में सावधान रहना चाहिए। कैंग वू को लगता है कि ये अफवाहें शायद एंड्रेस गिल्ड की उस घटना के बाद फैल रही हैं। उसने उस दिन अच्छी तरह आसपास देखा था और कोई गवाह नहीं था, और उनकी लाशें भी ऐसे लग रही थीं जैसे उन्हें लिजर्डमैन ने मारा हो। अगर यह अफवाह उसी के बारे में है तो उसे डरने की जरूरत नहीं थी। फिर भी वह तय करता है कि लापरवाह नहीं होना चाहिए और लेवलिंग पर ध्यान देना ही सबसे सही रास्ता है। काफी हंटिंग के बाद आखिरकार वह लेवल 20 तक पहुंच जाता है और उसकी तीसरी अवेकनिंग अनलॉक हो जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि थर्ड अवेकनिंग फीचर अब खुल चुका है और वह महसूस करता है कि उसकी मैजिक एक नए स्तर पर पहुंच गई है। वह हेलफायर इस्तेमाल करके इसे परखता है और उसकी शंका सही साबित होती है। हर लेवल अप के साथ मिरियाड डीमन गेट का सील और कमजोर हो रहा था, जिससे डिमोनिक एनर्जी और ज्यादा बहकर उसकी ताकत बढ़ा रही थी। तभी उसकी नजर एक मैजिक स्टोन पर पड़ती है और वह उसे ध्यान से देखने लगता है। अपनी तीसरी अवेकनिंग की नई एबिलिटी के कारण अब वह मैजिक स्टोन्स की एनर्जी को डिमोनिक एनर्जी में बदलकर अब्सॉर्ब कर सकता था। वह स्टोन अब्सॉर्ब करता है और हैरान रह जाता है। उसे उतनी डिमोनिक एनर्जी मिलती है जितनी एक पूरे मॉन्स्टर से मिलती थी। इसका मतलब था कि अब वह दोगुनी तेजी से एनर्जी जमा कर सकता है, लेकिन इसके बदले उसे मैजिक स्टोन्स बेचकर पैसा कमाने का मौका छोड़ना पड़ेगा। वह अपना फोन निकालकर अपनी कमाई देखता है और पाता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने काफी पैसा कमा लिया है। इसका मतलब था कि फिलहाल उसे मैजिक एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके पास अपनी नई एबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा समय होगा। कैंग वू अपनी शर्ट उतारकर कमर में बांधता है और फिर से हंटिंग के लिए तैयार हो जाता है। वह कुछ पल धूप में खड़ा रहता है, फिर स्काई की शक्ति का इस्तेमाल करके एक छलांग में हवा में उठ जाता है। इस शक्ति से उसके पीछे पंख जैसे आकार बन जाते हैं जो उसे हवा में तैरने और तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उसे याद आता है कि उसने अब तक लिजर्डमैन के बॉस का सामना नहीं किया है। वह जंगल के ऊपर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन साफ नजर नहीं आ रहा था और डिमोनिक एनर्जी अभी इतनी नहीं थी कि वह गवर्नेंस की शक्ति इस्तेमाल कर सके। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह पहचान जाता है कि यह टायू की आवाज है। कैंग वू आवाज की दिशा में बढ़ता है और वहां पहुंचकर देखता है कि 2 बदमाश जैसे दिखने वाले प्लेयर्स तायोसो को घेरकर परेशान कर रहे थे। ये दृश्य देखकर कैंग वू समझ जाता है कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है और वह सोचने लगता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। कैंग वू आगे बढ़कर देखता है कि टासू उसी बेचारे थीफ के सामने खड़ा है जो पहले भी पार्टीज में शामिल होने की भीख मांग रहा था। टू के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वह उन 2 प्लेयर्स से पूछ रहा था कि वे अपने ही टीममेट पर हमला क्यों कर रहे हैं। दोनों बुलीज उसकी ऊंची आवाज से चिढ़ जाते हैं क्योंकि इससे लिजर्डमैन का ध्यान उनकी ओर जा सकता था। वे आपस में बहस करते रहते हैं और कैंग वू झाड़ियों में छिपा ये सब देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि उस गरीब थीफ को धोखा दिया गया है
और ये दोनों ही शायद वही काउ प्लेयर्स हैं जिनकी अफवाह वह सुन चुका था। ये सोचकर उसे राहत मिलती है कि वह अफवाह उसके बारे में नहीं थी। अचानक लाल बालों वाला बुली आगे बढ़कर टू पर हमला कर देता है और उसे चुप रहने को कहता है। टू अपने भारी शील्ड से वार रोक लेता है, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह थोड़ा पीछे खिसक जाता है। वह दोनों पर गुस्से से घूरता है, मगर साफ दिख रहा था कि वह पहले से थका हुआ भी था। दोनों बुलीज चिढ़ जाते हैं कि टू अभी तक गिरा क्यों नहीं, और अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसने सिर्फ सेकंड अवेकनिंग ही हासिल की है। टू अपनी पूरी ताकत से शील्ड पकड़ता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। फिर कहता है कि वह इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वह एक एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उसके शील्ड के चारों ओर चमकती हुई नारंगी आभा फैल जाती है। लेकिन दोनों अटैकर्स इससे प्रभावित नहीं होते। वे मानते हैं कि थर्ड अवेकनिंग के बिना टू उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तू खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, मगर उसकी थकान साफ झलक रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं, जैसे अब इस झगड़े का अंत करने वाले हों। तभी हरे बालों वाला बुली अपने साथी को याद दिलाता है कि वे टू को मार नहीं सकते। कांग वू यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। वे उसे मार नहीं सकते, इसका क्या मतलब था? वह अब भी छिपकर देखता रहता है कि आगे क्या होता है। टू अपनी एबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करता है और कांग वू को उनकी पिछली मुलाकात याद आती है। वह सोचता है कि क्या उसे इस आदमी की मदद करनी चाहिए। तभी एक बुली टू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और उसी क्षण कांग वू को कुछ अजीब महसूस होता है। वह छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। प्लेयर्स चौंक जाते हैं, लेकिन कांग वू की नजर तुरंत उनके हथियारों के आसपास घूमती उस ऊर्जा पर जाती है। वह डिमोनिक एनर्जी थी। यह देखकर उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। वे उससे पूछते हैं कि वह कौन है, कोई राहगीर या कोई बदकिस्मत लूजर। दूसरी तरफ टू उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि कांग वू अचानक यहाँ क्यों आ गया। तभी बुलीज उसे धमकी देते हैं कि अब जब उसने सब देख लिया है तो वह बिना खरोंच खाए यहाँ से नहीं जा सकता। हरे बालों वाला कहता है कि उन्हें कांग वू को जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं है, यानी वे उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। पेटी और भी उलझन में पड़ जाता है जब वे कहते हैं कि टू और उस थीफ को पकड़कर वे अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। यह सुनकर लाल बालों वाला आदमी खुशी से मुस्कुराता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और कांग वू की ओर झपट पड़ता है। कांग वू बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तू डर के मारे उसे पुकारता है, लेकिन अटैकर पहले ही उसके सिर पर वार करने के लिए पहुंच चुका था। अगले ही पल कांग वू बस एक थप्पड़ मारता है और वह आदमी जमीन पर जा गिरता है। उसका साथी हैरानी से देखता रह जाता। लाल बालों वाला उठने की कोशिश करता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ है, मगर इससे पहले कि वह समझ पाए, कांग वू बिजली की तेजी से हमला करता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि कांग वू इतनी आसानी से उस आदमी को हरा रहा है। क्या यह वही आदमी है जिससे वह पहले मिला था? दूसरा बुली अपने साथी को बचाने के लिए दौड़ता है और तलवार निकालता है। जैसे ही वह कांग वू का सिर काटने को होता है, कांग वू डिस्ट्रक्शन की शक्ति से उसे मारता है। जोरदार झटके से वह हवा में उछलकर एक पेड़ से जा टकराता है और जमीन पर गिरकर हाँफने लगता है। उसका साथी बेबस होकर यह सब देखता रहता है। कांग वू लाल बालों वाले को बालों से पकड़कर ऊपर उठाता है और ठंडी आवाज में पूछता है उसे डिमोनिक एनर्जी कहाँ से मिली। वह आदमी उल्टा उसे गाली देता है और पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन जवाब न देने की सजा उसे तुरंत मिलती है। कांग वू उसका सिर जोर से जमीन पर दे मारता है, फिर उसे दोबारा ऊपर खींचकर साफ शब्दों में कहता है कि सवाल वही पूछेगा और जवाब भी वही सुनेगा। कांग वू उस बुली को आखिरी मौका देता है और ठंडी आवाज में पूछता है कि उसे डिमोनिक एनर्जी कहाँ से मिली। वह आदमी डर तो जाता है, लेकिन कहता है कि वह यह बात नहीं बता सकता। यह सुनते ही कांग वू उसकी इस जिद पर उसे पछताने पर मजबूर कर देता है। वह ड्रेड की शक्ति एक्टिवेट करता है। अगले ही पल एक भयानक डीमन उसके सामने प्रकट होता है और उसे ऐसा डरावना दुःस्वप्न दिखाता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और आखिरकार वह टूट जाता है। कांपती आवाज में वह बता देता है कि उसे डिमोनिक एनर्जी अपने गिल्ड मास्टर से मिली थी। कांग वू चुपचाप उसे देखते हुए यह सब सुन रहा था। तभी उसका साथी चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहता है और उसका नाम सीओ ताइहो लेकर उसे डांटता है, लेकिन ताइहो अभी भी डर के मारे कांप रहा था, जैसे उसका दिमाग उस भयावह अनुभव से उबर ही नहीं पा रहा हो। उसका साथी गुस्से में उससे पूछता है कि क्या वह होश में है। कांग वू को यह बीच में टोकना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह डिमोनिक एनर्जी का एक गोला बनाता है और उस आदमी पर फेंक देता है, जिससे वह दूर जा गिरता है। कांग वू उसे ठंडे स्वर में कहता है कि फिलहाल किनारे ही पड़ा रहे। इसके बाद वह फिर ताइहो की ओर मुड़ता है और गिल्ड मास्टर के बारे में पूछता है। ताइहो डर के मारे सब बता देता है। उनकी गिल्ड अंद्रस गिल्ड है और गिल्ड मास्टर ने किसी रिचुअल के जरिए उसे ये शक्तियां दी थीं।
कांग वू पूछता है कि वह रिचुअल क्या था, लेकिन ताइहो झिझकने लगता है। कांग वू उसे और डराने की तैयारी करता है और ताइहो कांपते हुए कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक उसका शरीर ऐंठने लगता है। वह दर्द से तड़पता है, मुंह से झाग निकलने लगता है और कुछ ही पलों में खून उगलते हुए वहीं दम तोड़ देता है। कांग वू का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि गिल्ड ने शायद उसके शरीर में कोई ऐसी चीज लगा रखी थी जिससे वह रिचुअल के बारे में बता न सके। तभी टाओ उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह सच में कांग वू ही है। उसी समय वह थीफ भी होश में आता है और समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। कांग वू अपनी पहचान की पुष्टि करता है और ताओ राहत की सांस लेता है कि वह सच में वही है। दोनों देखते हैं कि थीफ भी उठ चुका है और ताओ उसे ताइहुन कहकर बुलाता है। वह कांग वू का परिचय कराता है और बताता है कि उसी ने उन्हें बचाया है। ताओ हैरानी से पूछता है कि कांग वू यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि वह ई रैंक गेट में होगा। कांग वू बात को टालते हुए कह देता है कि वह बस एक काम से आया था। ताओ समझ जाता है कि कांग वू कोई बिगिनर प्लेयर नहीं है और शायद इसी वजह से उसने पहले उसका ऑफर ठुकराया था। वह दिल से कांग वू का धन्यवाद करता है कि उसने उनकी जान बचाई। तो खुशी में उसका हाथ जोर जोर से हिलाने लगता है, जबकि ताइहुन भी धन्यवाद कहना चाहता है, मगर उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि ठीक से सुनाई ही नहीं देती। कहता है कि वह यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। कांग वू भी हल्के से धन्यवाद देता है और फिर एंड्रेस गिल्ड का जिक्र करता है, कहते हुए कि उनकी रेपुटेशन पहले से ही अच्छी नहीं है। दोनों डेड बॉडीज की ओर देखते हुए टो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उस गिल्ड के मेंबर्स काउ प्लेयर्स निकले। वह अपना फोन निकालता है और कहता है कि वह वारंग कॉर्प्स को रिपोर्ट करेगा, सरकार के अधीन एक प्लेयर यूनिट जो ऐसे मामलों की जांच करती है। वह कहता है कि जैसे ही उन्हें एंड्रेस गिल्ड के बारे में पता चलेगा वे तुरंत कार्रवाई करेंगे। कांग वू कुछ पल सोचता है और उसे रोक देता है। वह कहता है कि अभी रिपोर्ट मत करो। ताओ और ताइहुन दोनों हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों। कांग वू शांत स्वर में कहता है कि वह खुद एंड्रेस गिल्ड से निपटेगा। ताओ कुछ पल चुप रहता है, फिर सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। उसे कांग वू पर भरोसा था। कांग वू उनसे कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाएं। तभी अचानक तो घुटनों के बल बैठ जाता है। कांग वू हैरान होकर उसे देखता है और सोचता है कि यह आदमी फिर क्या करने लगा। तो गंभीर चेहरे के साथ कहता है कि वह कांग वू के साथ मिलकर एंड्रेस गिल्ड को सजा देना चाहता है और खुद को उसके हवाले कर देता है। कांग वू इस अजीब हरकत से पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह आदमी क्या कह रहा है। ताओ उत्साह से कहता है कि उसे कांग वू का न्याय के लिए खड़ा होना बहुत पसंद आया, बिल्कुल वैसे जैसे फिल्मों के नायकों में होता है। और वह फिल्मों के बारे में बोलते बोलते और भी जोश में आ जाता है। उसका चेहरा इतना गंभीर और अजीब लग रहा था कि माहौल ही अटपटा हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी नाक से भाप निकलती दिख रही थी। तीसू अचानक घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जमीन पर पटक देता है और पूरे जोश में कहता है कि वह कांग वू के न्याय की भावना से प्रभावित होकर उसका प्रशंसक बन गया है। वह कहता है कि अपने ऊपर हुए एहसान को चुकाने के लिए वह उसके साथ चलना चाहता है और रास्ते में हर तरह से मदद करेगा। यह सुनकर कांग वू अंदर ही अंदर सिहर उठता है। उसे टीसू में बालक की झलक दिखाई देने लगती है, वही अजीब सी वफादारी और जोश। तभी वह बेचारा थीफ भी बोल पड़ता है और कहता है कि वह भी कांग वू का शुक्रिया अदा करना चाहता है। वह खुद को डुडाकबोंग कहकर परिचय देता है और वादा करता है कि किसी न किसी तरह उसका एहसान चुकाएगा। कांग वू को यह शब्द ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वह पूछता है कि इसका मतलब क्या है। ताहुन समझाता है कि यह शब्द बैंडिट्स या थीव्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे लोग जो न ठीक से डैमेज दे पाते हैं न टैंक कर पाते हैं, इसलिए उन्हें बेकार समझा जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि उसके जैसे प्लेयर्स की यही बदकिस्मती है। तू फिर बीच में बोल पड़ता है और सुझाव देता है कि अगर ताहुन सच में एहसान चुकाना चाहता है तो वह कांग वू के साथ टीम बना सकता है। कांग वू जानता था कि यह उसके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है, लेकिन ताहुन की आंखों में भावनाएं उमड़ने लगती हैं। वह तू के सुझाव के लिए आभारी होता है, लेकिन यह भी मानता है कि अब तक वह सिर्फ एक बोझ ही रहा है और सिर्फ पिटाई ही खाई है। वह कहता है कि वह इतना मजबूत बनना चाहता है कि कांग वू और तीसू दोनों की मदद कर सके। तीसू उसकी हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन कांग वू को पूरा यकीन हो जाता है कि ये दोनों सच में पागल हो चुके हैं। आखिरकार ताहुन झुककर विदा लेता है और वहां से चला जाता है। कांग वू मन ही मन सोचता है कि लोगों का उस पर एहसानमंद होना बुरा नहीं है, बस असली समस्या अब तीसू से निपटना है। ताहुन के जाने के बाद कांग वू उससे उसका लेवल पूछता है। तू बताता है कि वह लेवल 12 पर है और हाल ही में उसने अपनी सेकंड अवेकनिंग हासिल की है। उसकी फर्स्ट अवेकनिंग एबिलिटी सी रैंक की थी और उसने हंटिंग करके लेवल बढ़ाया था। यह सुनकर कांग वू प्रभावित होता है और पूछता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग किस रैंक की है। तू बताता है कि वह ए रैंक है और कांग वू मान लेता है कि इस ब्लॉक हेड में
उसकी उम्मीद से ज्यादा पोटेंशियल है। फिर वह पूछता है कि उसने अब तक किसी गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं किया। तू कहता है कि वह सोच रहा था, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। कांग वू का चेहरा बता रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यह आदमी क्या कहना चाहता है। अगले ही पल तू साफ साफ कह देता है कि उसने तय कर लिया है, वह कांग वू का साथ देगा। उसके चेहरे पर वही जोशीला भाव था, बिल्कुल बालक की तरह। कांग वू को यह अजीब तो लगा, लेकिन वह मानता है कि टीसू जैसा मजबूत साथी पूरी तरह बेकार भी नहीं है। उसे याद आता है कि जिन प्लेयर्स की सेकंड अवेकनिंग हाई रैंक की होती है, उनकी तीसरी और चौथी अवेकनिंग्स भी अक्सर बहुत शक्तिशाली होती हैं। सियोला की आने वाली अवेकनिंग का ख्याल करते हुए कांग वू आखिरकार तीसू का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उसे अपनी टीम में ले लेता है। तू खुश होकर उसका कांटेक्ट मांगता है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। कांग वू नंबर सेव करते हुए उससे एक फेवर मांगता है। तू उत्साह से भरकर उसके जवाब का इंतजार करने लगता है, जैसे कोई बच्चा टॉफी का इंतजार कर रहा हो। कांग वू उससे कहता है कि वह एक पार्टी बनाए और कुछ दिनों में बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने वाली एक हीलर के साथ लेवल अप करे। टुडिता तुरंत मान जाता है और वादा करता है कि वह एक अच्छी पार्टी बनाएगा और उसे निराश नहीं करेगा। इसके बाद कांग वू कुछ देर सोचता है कि क्या उसे तुरंत एंड्रेस गिल्ड के पास जाना चाहिए या नहीं। फिर वह जमीन पर पड़े उस आधमरे काउ प्लेयर को उठाता है और देखता है कि वह अभी जिंदा है या नहीं। वह आदमी छूटने की कोशिश करता है, लेकिन कांग वू ठंडी नजरों से कहता है कि उसके पास कुछ सवाल हैं और अगर वह अपनी जान की थोड़ी भी कीमत समझता है तो झूठ न बोले। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी जब उसने कहा कि अगर वह समझ गया है तो सिर हिलाए। बेचारा डर के मारे सिर हिला देता है और कांग वू उसका गला छोड़ देता है। उसे पता चलता है कि उसका नाम कांग चाओल्हो है और ताओ दूर खड़ा यह सब देखकर थोड़ा चिंतित होता है कि कांग वू पूछताछ के लिए कितने खतरनाक तरीके इस्तेमाल कर रहा है। कांग वू चाओल्हो को घृणा भरी नजर से देखता है और उससे सवाल करना शुरू करता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने पहले कहा था वे प्लेयर्स को पकड़कर वापस ले जाते हैं।